द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में कई मुख्य पात्र हैं और इसकी कहानी पास्ट यानी सन 1992 और प्रेजेंट यानी कि 1992 से 26 साल बाद के समय काल में स्विच होती रहती है। सो इट वुड बी ओनली वाइज अगर मैं कहानी बताने से पहले आपको इस सीरीज के सभी मुख्य पात्रों के बारे में जानकारी दे दूं। इतना ही नहीं, आप इन पात्रों की पास्ट और प्रेजेंट दोनों की तस्वीरें ध्यान से देख लीजिएगा ताकि जब मैं आपको कहानी रिवील करूं तो आप फोटोज देख के कंफ्यूज ना हो जाए। और हाँ, जब भी मैं स्टोरी नरेट कर रहा हूँगा तो आपको स्टोरी की टाइमलाइन नीचे लेफ्ट साइड में दिखेगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि कहानी 1992 की है या फिर 2018 की। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे क्रेन परिवार के बारे में, जिसमें माता पिता के अलावा 5 बच्चे हैं, मेकिंग इट अ फैमिली ऑफ 7 पीपल। पिता का नाम ह्यू क्रेन है और उनकी पत्नी का नाम ओलिविया है। इन दोनों के सबसे बड़े बेटे का नाम स्टीव है और स्टीव से ठीक छोटी है उसकी बहन शर्ली। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे आती है थियोडोरा और इसके बाद क्रेन्स को ट्विंस हुए थे जिनका नाम ल्यूक और नेल है। तो दोस्तों, सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट के एक सीन से, जहां हम व्यूअर स्टीव को सोते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ उसकी छोटी बहन नेल की थी और नेल के कमरे में ही उसका ट्विन ब्रदर ल्यूक भी सोता था। स्टीव नेल को उसके रोने का कारण पूछता है और नेल उसे बताती है कि आज उसने एक बार फिर से किसी बेंट नेक लेडी को देखा। तभी वहाँ इन बच्चों के पिता ह्यू आते हैं और वो नेल को समझाते हैं कि बेंट नेक लेडी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और वो सच नहीं है। इस सीन के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ह्यू और उसकी पत्नी ओलिविया अपने बच्चों के साथ इस हिल हाउस में शिफ्ट हुए हैं। अब चूंकि यह घर काफ़ी पुराना था, ह्यू इसे सस्ते दाम में खरीदकर इसकी मरम्मत करना चाहते थे ताकि मरम्मत होने के बाद वो इस घर को काफ़ी ज़्यादा दाम में बेच के फ़ायदा कमा सके। तो इसके बाद ह्यू नेल को समझाकर वापस सुला देते हैं और हम व्यूअर्स यहाँ सच में एक बेंट नेक लेडी को नेल के पीछे देखते हैं। तो अगली सीन में कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम स्टीव को देखते हैं और वो बड़ा होकर एक फेमस राइटर बन चुका है। वो घोस्ट स्टोरीज लिखता है और उसकी सबसे ज़्यादा चलने वाली बुक का नाम था द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। इस बुक की कहानी उसके जीवन की सच्ची कहानी थी जो उसने आज से 26 साल पहले उस हिल हाउस में एक्सपीरियंस किया था। लेकिन हर एक किताब की तरह इस किताब की कहानी भी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई थी। अब हालांकि स्टीव को भूत प्रेत में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो दूसरे लोगों की पैरानॉर्मल घटनाओं को अपनी किताबों में लिखता है। तो हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि स्टीव को नेल की कॉल आती है एंड स्टीव चोज टू इग्नोर द कॉल। कॉल कट होने से नेल एकदम उदास थी और हम नोटिस कर पाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। यहाँ सीन वापस पास्ट में जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स छोटी नेल को देखते हैं जिसे बेंट नेक लेडी वापस दिखी थी। सो बैक टू प्रेजेंट हम व्यूअर्स शर्ली को देखते हैं जो कि अपने पति हैरिस के साथ एक फ्यूनरल होम चला रही होती है जिसका नाम हैरिस फ्यूनरल होम था और शर्ली अपने एक क्लाइंट से बातें कर रही होती है। शर्ली को भी नेल की कॉल आती है, लेकिन बिजी होने के कारण वो इस कॉल को अटेंड नहीं कर पाती है। बाद में वो नेल के द्वारा छोड़ी हुई मैसेजेस को सुनती है जहां नेल एकदम घबराई हुई थी और वो घबराते हुए अपने ट्विन ब्रदर ल्यूक के बारे में पूछ रही थी। शर्ली नेल को कॉल बैक करती है, लेकिन नेल फ़ोन रिसीव नहीं करती है और इसीलिए शर्ली अपने भाई स्टीव को कॉल करती है। स्टीव अपने काम में बिजी था और शर्ली उसे अपने फैमिली को लेके इतना इर्रिस्पॉन्सिबल होने के लिए 2 बातें सुनाती है। यहाँ हम शर्ली की छोटी बहन थियोडोरा से भी मिलते हैं जो कि लेस्बियन थी और वो शर्ली के घर वाली गेस्ट हाउस में ही रहती थी। थियोडोरा को हम हमेशा एक पेयर ऑफ ग्लव्स पहने देखते थे और वो किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा क्लोज नहीं आने देती थी। अब दोस्तों, यहाँ नेल के साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था क्योंकि वो अपने पिता ह्यू को आधी रात में कॉल करके बोलती है कि उसकी ज़िंदगी में वापस से बेंट नेक लेडी आ चुकी है। इतना ही नहीं, नेल अपने कार में बैठी थी और वो कार खड़ी थी उस हिल हाउस के सामने जिसमें ये परिवार आज से 26 साल पहले रहते थे। यहाँ सीन वापस पास्ट में स्विच होती है, जहाँ हम व्यूअर्स क्रेन फैमिली को देखते हैं और ह्यू मिस्टर डडली के साथ मिलकर इस हाउस की मरम्मत करने में लगे थे। मिस्टर डडली और उनकी बीबी मिसेस डडली इस घर के काइंड ऑफ केयर टेकर थे और हम व्यूअर्स को यहाँ इस घर के एक कमरे के बारे में पता चलता है जिसका दरवाज़ा लाल था। ये कमरा कई सालों से लॉक था और इस कमरे को घर की मास्टर की भी नहीं खोल पाती है।
जब शर्ली और नेल इस कमरे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो नेल बोलती है कि उसने इस कमरे के अंदर किसी को चलते देखा है, लेकिन शर्ली इस बात को इग्नोर करती है। दूसरी तरफ हम छोटे ल्यूक को देखते हैं जो हमेशा अपने ट्री हाउस में बैठ के खेलता रहता था और ल्यूक का कहना था कि उसने हिल हाउस के आसपास एक छोटी बच्ची को देखा है जिसका नाम एबिगेल है और वो उसके साथ खेलती है। फैमिली के सभी लोगों का मानना था कि एबिगेल ल्यूक की इमेजिनरी फ्रेंड है। अगली सीन पास्ट में ही कुछ टाइम बाद की थी जहां हम देर रात ह्यू को स्टीव के कमरे में झटके से आते देखते हैं। वो स्टीव को उठा के कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं और इस दरवाजे को कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। ह्यू स्टीव को अपनी आंखें बंद करने बोलता है और वो उसे अपनी गोद में लेकर इस घर से बाहर भागते हैं। यहाँ हम ह्यू की पत्नी को इनका पीछा एकदम क्रीपी वे में करते देखते हैं, लेकिन ये दोनों इस घर से बाहर निकल जाते हैं। घर के बाहर एक कार लगी थी जिसमें इस परिवार के सारे बच्चे थे और हम यहाँ छोटे ल्यूक को किसी एबिगेल नाम की बच्ची के बारे में बात करते सुनते हैं। ह्यू अपने बच्चों को कार में लेके भागने लगता है और ये बच्चे रोते और चिल्लाते हुए बार बार अपनी माँ के बारे में ह्यू से पूछ रहे थे। ह्यू का कहना था कि जो औरत इस घर में है वो उनकी माँ नहीं है और वो इन बच्चों को यहाँ से लेके भागते हैं। यहाँ से निकलने से पहले स्टीव अपनी माँ की परछाई इस घर के फर्स्ट फ्लोर में देख पाता है। दोस्तों, इस इंटेंस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ह्यू की पत्नी ओलिविया या तो पागल हो चुकी है या फिर उनके अंदर किसी तरह की बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। इतना ही नहीं, ओलिविया ने उसी रात हिल हाउस में आत्महत्या भी कर ली थी। तो यहाँ सीन वापस प्रेजेंट डे में आती है जहाँ हम व्यूअर्स नेल को देखते हैं जो कि इस हिल हाउस के अंदर अकेले ही पागलों की तरह नाच रही थी। और दोस्तों, ठीक 3:03 पे हम नेल के सभी भाई बहन को अपने आप ही जागते देखते हैं और वो सभी अपनी गर्दन पकड़ के एकदम झटके से उठे थे। शर्ली बोलती है कि नेल शायद उस रेड रूम के अंदर चली गई है। सीन चेंज होती है और हम प्रेजेंट में ही थोड़ा पीछे जाते हैं जब स्टीव ने अपनी द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस वाली किताब की स्क्रिप्ट अपनी बहन शर्ली को पढ़ने दी थी। उन दिनों स्टीव एक स्ट्रगलिंग राइटर था और चूंकि ये किताब उनके परिवार की ही कहानी थी, शर्ली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। शर्ली के हिसाब से स्टीव को ये किताब नहीं लिखनी चाहिए थी क्योंकि ये उनके परिवार से जुड़ी एक दुखद और हॉन्टिंग घटना को बयां कर रही थी। शर्ली और स्टीव की बातों के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इनके पिता ह्यू ने अपने बच्चों को उस रात की घटना के बारे में आज तक कुछ भी नहीं बताया है। नॉट ओनली दैट, स्टीव की एक बीबी भी थी जिसका नाम शर्ल था। प्रेजेंट डे में स्टीव और शर्ल के बीच कुछ तो अनबन थी और वो लोग शायद डिवोर्स भी लेने वाले थे। हम व्यूअर्स स्टीव को वापस अपने घर पहुंचते देखते हैं जहां उसे अपना छोटा भाई ल्यूक दिखता है और ल्यूक स्टीव के घर से उसका आईपैड और कैमरा चुरा कर भाग रहा था। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि प्रेजेंट में ल्यूक एक ड्रग एडिक्ट है और वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से भागकर यहाँ आया था। स्टीव ल्यूक को $200 देता है और बदले में वो अपना आईपैड और कैमरा वापस लेता है। इसके बाद जब स्टीव अपने घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ अपनी बहन नेल दिखती है। स्टीव नेल से ल्यूक के बारे में बातें करने की कोशिश करता है जब उसे अपने पिता ह्यू की कॉल आती है। कॉल पे ह्यू स्टीव से बोलते हैं कि नेल वापस उस हिल हाउस में गई थी जहां उसने आत्महत्या कर ली। जी हाँ दोस्तों, स्टीव एकदम कंफ्यूज होता है क्योंकि नेल तो उसके सामने थी और तभी अचानक नेल का चेहरा एक भूतिए चेहरे में तब्दील होता है और वो जोरों से चिल्लाती है। इस शॉकिंग सीन से स्टीव जमीन पे गिर जाता है और अगले ही क्षण नेल वहां से गायब थी। पहली एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, दूसरे एपिसोड में हम व्यूअर्स वापस पास्ट में जाते हैं जहां हम ओलिविया को एक घर की डिज़ाइन बनाते देखते हैं। ओलिविया शर्ली को बताती है कि ये फॉरएवर हाउस की डिज़ाइन है जिसमें ये परिवार हमेशा के लिए रहेगी आफ्टर दे सेल दिस हिल हाउस। यहाँ हम व्यूअर्स छोटी नेल को भी देखते हैं जो हमेशा सभी को अपने साथ टी पार्टी करने के लिए बोलती रहती है। ओलिविया इन दोनों को घर के बाहर खेलने की सलाह देती है और वो बोलती है कि जब शाम को इस घर की पोर्च लाइट ब्लिंक करे तो उन्हें घर के अंदर आ जाना है। अब दोस्तों, शर्ली अपने घर के आसपास की चीज़ों की तस्वीरें ले रही होती है जब उसे एक केबिन दिखता है। इस केबिन के अंदर शर्ली को एक पुरानी बी हाइव दिखती है और वहाँ पे बिल्ली के 5 छोटे छोटे बच्चे थे। शर्ली अपने पिता से जिद करके इन किटन्स को हिल हाउस के अंदर ले जाती है। वो इन बिल्ली के बच्चों को पालने लगती है, लेकिन ठीक अगले दिन इनमें से एक किटन अपने आप ही मर जाता है।
शर्ली इस बात से काफ़ी उदास थी और उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस किटन को प्रॉपर बरियल देंगे। किटन को दफनाने से पहले शर्ली को ऐसा लगता है मानो इस किटन की फेस हिल रही है और अचानक उस किटन के मुंह के अंदर से एक इंसेक्ट बाहर निकलता है, जिससे शर्ली एकदम डर जाती है। ठीक उसी रात हम व्यूअर्स देखते हैं कि शर्ली की बाकी किटन्स भी अपने आप ही मारी गई थी और मरने से पहले उनमें से एक किटन की आंखें एकदम डरावनी तरीके से उजली हो गई थी। अब इन किटन्स में से शायद एक किटन अब भी जिंदा थी और शर्ली की मॉम ओलिविया ने उस किटन को किसी और इंसान को पालने दे दिया। इस बात से शर्ली एकदम गुस्से में थी और वो अपनी मॉम पे काफ़ी चिल्लाती है और इस सीन में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि शर्ली की मॉम को माइग्रेन थी, जिसमें पीड़ित को सर में बहुत ही तेज अनबियरेबल दर्द होता है। एनीवेज, सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आती है, जहां हम व्यूअर्स जवान शर्ली को देखते हैं और वो अपने पति के साथ अपनी फ्यूनरल होम वाली बिजनेस संभाल रही होती है। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि शर्ली को हमेशा एक इंसान की विजन आती थी जो उसे देखते ही अपनी ग्लास ऊपर उठाता था एज इफ ही इज प्रपोजिंग ए टोस्ट। तो जब उस रात शर्ली सो रही थी तो उसे स्टीव की कॉल आती है और स्टीव शर्ली को बताता है कि उनकी छोटी बहन नेल अब इस दुनिया में नहीं रही। इस बात से शर्ली को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो स्टीव पे ही चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो ये बात अपनी दूसरी बहन थियो को बताती है और शर्ली डिसाइड्स कि वो खुद ही अपनी बहन की लास्ट फ्यूनरल राइट्स ऑर्गेनाइज करेगी। नेक्स्ट डे वो अपनी बहन नेल की डेड बॉडी अपने घर मंगवाती है, जहां वो इस बॉडी को लास्ट फ्यूनरल राइट के लिए तैयार करने लगती है। कहानी प्रेजेंट में थोड़ी पीछे जाती है, जिस वक्त नेल जिंदा थी और उसकी शादी हो रही थी। नेल के शादी के दिन शर्ली ही उसे तैयार कर रही थी और हम व्यूअर्स देखते हैं कि नेल का ट्विन ब्रदर ल्यूक उससे मिलने आता है। ल्यूक को देखते हैं शर्ली उसे वहां से दूर भगाने लगती है क्योंकि ल्यूक वॉज ए ड्रग एडिक्ट और वो इस वक्त भी नशे में ही था। शर्ली उसे समझाती है कि ये नेल की ज़िंदगी की सबसे स्पेशल डे है और ल्यूक को इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ल्यूक शर्ली से कुछ पैसे लेके वहाँ से चला जाता है और हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है कि शर्ली ही उसके रिहैब सेंटर के पैसे भर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था, लेकिन ल्यूक अक्सर वहाँ से भाग जाता था। एनीवेज, बैक टू प्रेजेंट डे, हम शर्ली को नेल की डेड बॉडी को तैयार करते देखते हैं जब नेल के लिप्स हिलते हैं और अचानक उसके मुंह के अंदर से वही इंसेक्ट निकलता है जिसे शर्ली ने बचपन में अपने किटन्स के मुंह से निकलते देखा था। शर्ली फौरन ही इस कमरे की लाइट्स बंद करके बाहर जाने लगती है जब उसे अपनी माँ ओलिविया की भूतिया आकृति वहाँ दिखती है और ओलिविया शर्ली को उसके बचपन में मरे हुए किटन की फ्यूनरल वाली बॉक्स दे रही थी। डर के शर्ली तुरंत लाइट्स ऑन करती है, लेकिन उस कमरे में नेल की डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं था। शर्ली अपने कमरे में सोने जाती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि शर्ली के घर में फॉरएवर हाउस की एक मॉडल थी जो कि ब्लिंक करती है। यहाँ सीन वापस पास्ट में जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि छोटी शर्ली अपनी मॉम की फ्यूनरल राइट्स अटेंड करने गई है और वो वहाँ अपनी मॉम की डेड बॉडी देखती है। फ्यूनरल होम वाले ने ओलिविया की डेड बॉडी को फिक्स करके अच्छे से सजाया था और शर्ली इस बात से एकदम आश्चर्य में थी। मे बी यही वजह है कि बड़े होकर शर्ली ने भी फ्यूनरल होम के काम को ही अपना पेशा बनाया। सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, यहाँ तक आप एक बात ज़रूर समझ गए होंगे कि पहले एपिसोड की कहानी स्टीव के पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस थी और दूसरे एपिसोड की कहानी शर्ली के पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस थी। ठीक इसी प्रकार तीसरे एपिसोड की कहानी थियोडोरा के पास्ट और प्रेजेंट पे पूरी तरह से फोकस्ड होगी। तो थर्ड एपिसोड के शुरुआत में हम थियो की प्रेजेंट डे देखते हैं, जहां वो एक बच्ची से बातें कर रही होती है। प्रोफेशनली थियो एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थी और वो अपनी जॉब में काफ़ी माहिर थी। तो ये बच्ची एक फॉस्टर होम में थी और उस बच्ची का कहना था कि उसके घर के बेसमेंट में एक मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम मिस्टर स्माइली है। मिस्टर स्माइली के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा सा क्रीपी स्माइल है और वो रात को इस बच्ची के पास आता है। इन बातचीत के दौरान थियो इस बच्ची का हाथ पकड़ती है, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता है। दोस्तों, ये बात मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि थियो के पास बचपन से ही एक स्पेशल पावर थी जिससे वो किसी भी इंसान या वस्तु को छू के उनकी फीलिंग्स और इम्प्रेशंस को समझ जाती थी। यही वजह है कि वो हमेशा ग्लव्स पहने रहती थी और वो काफ़ी सेंसिटिव भी थी।
यहाँ सीन चेंज होके पास्ट में जाती है जब हम छोटी थियो को देखते हैं और वो हिल हाउस की चीज़ों को टच करके उनके बारे में काफ़ी कुछ जान पा रही थी। वो लोगों को टच करके ये तक समझ जाती थी कि कोई इंसान गुस्से में है या फिर वो डरा हुआ है। तो बचपन में एक बार वो अपने भाई ल्यूक के साथ खेलते खेलते उसे एक डम्ब वेटर की मदद से घर के बेसमेंट में भेज देती है। अब जिन्हें डम्ब वेटर नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये एक एलिवेटर या लिफ्ट का छोटा वर्जन होता है जिसमें इंसान नहीं बल्कि छोटे मोटे सामान को ऊपर नीचे भेजा जाता है। तो जब ल्यूक घर के बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे वहां एक अजीब सी शैतानी आकृति दिखती है जो उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ रही थी। ल्यूक जोरों से चिल्लाने लगता है और ये सब सुन के थियो भी चिल्लाना शुरू कर देती है। इन दोनों की आवाज़ सुनकर इनके पेरेंट्स वहां आते हैं और वो ल्यूक को इस डम वेटर की मदद से ऊपर लाते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ल्यूक की शर्ट फटी हुई थी लेकिन उसके शरीर पे किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। ल्यूक का कहना था कि उसने घर के बेसमेंट में एक मॉन्स्टर देखा है लेकिन उसके पिता का कहना था कि इस घर में कोई भी बेसमेंट है ही नहीं। दोस्तों, चूंकि ल्यूक इस घर में सबसे छोटा था, कोई भी उसकी बातों को मानता ही नहीं था। ल्यूक हमेशा एबिगेल के बारे में बातें करता था जिसे सभी लोग इमेजिनरी मानते थे और अब लोग ये तक नहीं मान रहे थे कि इस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट है। थियो ल्यूक का हाथ टच करती है और वो समझ जाती है कि ल्यूक जो भी बोल रहा है वो सारी बातें 100% सच है। इसीलिए वो इस घर के अंदर उस बेसमेंट की तलाश में लग जाती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सके कि ल्यूक सच बोल रहा था। जल्द ही थियो उस सीक्रेट बेसमेंट को खोज पाती है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस बेसमेंट में कुछ वाइन बैरल्स और रिकॉर्ड बुक्स थे। पुराने ज़माने में शराब बेचना मना था और इसीलिए इस घर के पुराने ओनर ने यहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट बनवाया था जहाँ वो इल्लीगली शराब को स्टोर करके बेचता था। शायद यही वजह है कि घर के ब्लूप्रिंट या मैप में इस सीक्रेट बेसमेंट का कोई जिक्र नहीं था। ओलिविया थियो को बताती है कि वो भी थियो की तरह काफ़ी सेंसिटिव है और उन्हें कुछ अजीब चीज़ें दिखती है। इतना ही नहीं, थियो की ग्रैंडमदर भी सेंसिटिव थी और यही वजह है कि थियो भी चीज़ों को छूकर उनके बारे में काफ़ी बातें जान पाती है। ओलिविया थियो को एक पेयर ऑफ ग्लव्स देती है ताकि जब वो उसे पहने तो वो चीज़ों को फील ना कर सके। उस दिन से प्रेजेंट डे तक थियो हमेशा ग्लव्स पहने रहती है और वो अपना ग्लव्स तभी उतारती है जब उसे किसी इंसान या चीज़ को फील करना होता है। यहाँ एक और ख़ास बात ये होती है कि जब थियो अपनी मॉम की हाथों को टच करती है तो वो एक भयावह दृश्य देखती है जिसमें उसकी माँ ओलिविया का सर फटा पड़ा था और वो खून से लथपथ थी। नॉट ओनली दैट, हम व्यूअर्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन देखते हैं जिसे शायद आप अभी नहीं समझ पाएंगे लेकिन एपिसोड 9 में इसकी सीक्रेट आपको पता चलेगी। इस सीन में हम व्यूअर्स छोटी थियो को एक कमरे में डांस प्रैक्टिस करते देखते हैं जब उसके कमरे को कोई बाहर से खोलने की कोशिश करता है। थियो कमरे के दरवाजे के पास जाती है और कोई इंसान बाहर से उस दरवाजे को जोरों से पीटता है और अचानक ये सारी हरकतें एकदम से बंद हो जाती है। एनीवे, सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आती है जहां थियो उस बच्ची के घर में जाती है जिसको छूने के बाद थियो कुछ भी फील नहीं कर पाई थी। वो इस घर के बेसमेंट में जाती है जहां वो चीज़ों को टच करके फील करने की कोशिश करती है। जब थियो एक काउच को टच करती है तो उसे कुछ फील होता है और वो फौरन ही इस काउच पे लेट जाती है। काउच पे लेटते ही थियो थोड़ा अजीब बिहेव करती है मानो कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो और बेसमेंट की सीलिंग पे वुड की ऐसी डिज़ाइन बनी थी जो एक स्माइली फेस को रिप्रेजेंट कर रही थी। थियो फौरन ही बेसमेंट से बाहर आती है और वो उस बच्ची के फॉस्टर डैड से मिलती है जिनसे हाथ मिलाते ही थियो सब कुछ समझ चुकी थी। दरअसल उस बच्ची का मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उसके फॉस्टर डैड ही थे जो उस छोटी बच्ची को बेसमेंट पे काउच पे सेक्सुअली मॉलेस्ट किया करते थे। वो बच्ची इस घिनौनी हरकतों से इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो अपनी फीलिंग्स को एकदम दबाकर अपने मन में ही एक फेक स्टोरी क्रिएट कर ली थी जिसमें स्माइली फेस मॉन्स्टर उसके पास आता है और वो मॉन्स्टर उनके घर के बेसमेंट में रहता है। यही वजह है कि थियो उस बच्ची को छूने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाई थी क्योंकि उस बच्ची की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दबी हुई थी। थियो फौरन ही पुलिस को ये सब इन्फॉर्म करती है और पुलिस के पूछताछ करने पे उस बच्ची के फॉस्टर डैड अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं जिससे ही गेट्स अरेस्टेड। तो इसके बाद थियो रात को घर वापस जाती है एंड शी डिसाइड्स कि वो अपनी बहन नेल की डेड बॉडी को टच करेगी जिससे शायद उसे नेल की मौत और उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चले।
थियो नेल की बॉडी टच करती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि थियो एकदम से पीछे हटते हुए जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती है। अब थियो ने नेल को छूने के बाद क्या महसूस किया, इसका जवाब आपको आगे की एपिसोड्स में मिलेगा। यहाँ सीन चेंज होकर प्रेजेंट में ही थोड़ा पीछे जाती है जब स्टीव अपनी बुक द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस पब्लिश करने वाला था और शर्ली इसके एकदम खिलाफ थी। स्टीव अपने सभी सिबलिंग्स को इस किताब से होने वाली प्रॉफिट का 8% देने के लिए तैयार था, लेकिन शर्ली इसे ब्लड मनी मान रही थी और वो इस पैसे को लेने से इनकार करती है। इतना ही नहीं, शर्ली बाकियों को भी ये पैसा लेने से मना करती है, लेकिन थियो ने इस पैसे को एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो इस पैसे से अपना डॉक्टरेट कंप्लीट करना चाहती थी। तो इसके बाद आती है एपिसोड 3 की फाइनल सीन और ये सीन पास्ट में उसी रात की है जब ह्यू अपने सभी बच्चों को इस घर से लेकर भागे थे। छोटी थियो की उस रात नींद खुली थी और वो देखती है कि ह्यू नेल और ल्यूक को लेकर भाग रहे थे। जब वो थियो का हाथ पकड़ते हैं तो थियो उन चीज़ों की झलक देख पाती है जो ह्यू ने उस रात एक्सपीरियंस किया था एंड यू कैन सी द सेम क्लिप ऑन द स्क्रीन। थियो इन विजन से इतनी डिस्टर्ब होती है कि वो अपने डैड को चिल्लाते हुए बोलती है कि डोंट टच मी और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जिस तरह से एपिसोड 1, 2 और 3 की स्टोरी फोकस्ड थी स्टीव, शर्ली और थियो की ज़िंदगी पे, ठीक उसी प्रकार एपिसोड 4 की स्टोरी फोकस करती है ल्यूक की ज़िंदगी और उसे हॉन्ट करने वाले घोस्ट पे। कहानी पास्ट में शुरू होती है जब हम क्यूट से ल्यूक को अपनी सो कॉल्ड इमेजिनरी फ्रेंड एबिगेल से बात करते देखते हैं और यहाँ ल्यूक एक्सप्रेस कर रहा होता है कि उसके परिवार में कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करता है। ल्यूक को इस घर के बेसमेंट में एक मॉन्स्टर दिखा था और वो उसी मॉन्स्टर की एक तस्वीर बनाकर अपने पिता ह्यू को दिखाता है, लेकिन ह्यू का मानना था कि ऐसा कोई भी मॉन्स्टर घर के बेसमेंट में नहीं है। तो हिल हाउस में खेलते हुए ल्यूक को एक हैट मिलती है और उसे वो हैट काफ़ी पसंद आती है। ल्यूक के साथ उसकी ट्विन सिस्टर नेल भी थी और वो अपने लिए एक बॉक्स ऑफ बटन्स लेती है। ल्यूक के पिता ह्यू उसे वो हैट इस कंडीशन पे देते हैं कि ल्यूक एक अच्छे और बड़े बच्चे की तरह रियल और इमेजिनरी चीज़ों में डिफरेंस कर पाए। ल्यूक और नेल दोनों अपने अपने सामानों से काफ़ी खुश थे और वो खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। इन सीन्स के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ल्यूक और नेल के बीच एक ट्विन थिंग थी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा था। वो दोनों एक दूसरे के दर्द, इमोशन और थॉट प्रोसेस को महसूस कर पाते थे इवन इफ दे आर फार अवे। एनीवेज, जब ल्यूक और नेल खेल रहे होते हैं तो ल्यूक को एक पुरानी फ़ोन के रिफ्लेक्शन में किसी बूढ़ी औरत की घोस्ट दिखती है। इतना ही नहीं, उसी रात ल्यूक इस हिल हाउस में एक बहुत ही लंबे इंसान का घोस्ट देखता है और वो इस घोस्ट को देखते ही अपने कमरे के बिस्तर के नीचे छिप जाता है। ये लंबा घोस्ट इस घर के हॉलवे में सभी दरवाजे खोल रहा था और फाइनली वो ल्यूक के कमरे में आता है। कमरे में आके वो ल्यूक की हैट पहनता है और फिर वो बाहर जाने लगता है, लेकिन अचानक ल्यूक के मुंह से एक आवाज़ निकलती है जिसे सुनकर ये घोस्ट वहीं ठहर जाता है। ये घोस्ट वापस ल्यूक की तरफ आता है और वो ल्यूक के बेड के नीचे देखता है, जिससे ल्यूक इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये घटना ल्यूक के लाइफ की सबसे ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट थी जिससे वो आज तक हॉन्ट हो रहा था। इन डरावने फीलिंग से कोप अप करने के लिए ल्यूक ने एक मेथड अपनाया था जिसमें वो 1 से लेकर 7 तक काउंट करता था। ल्यूक नेल को भी बताता है कि जब भी उसे डर लगे तो वो 1 से 7 तक काउंट कर सकती है क्योंकि इट सिग्निफाइज 7 पीपल इन देयर लाइफ विच आर ह्यू, ओलिविया, स्टीव, शर्ली, थियो, ल्यूक और नेल। और जब तक ये 7 लोग साथ हैं उन्हें कोई भी छू तक नहीं सकता। तो इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां ल्यूक बड़ा हो चुका है और वो एक बूढ़ा वाला ड्रग एडिक्ट है। शर्ली ने ल्यूक को रिहैब सेंटर में भर्ती कराया था और वो वहाँ काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था क्योंकि ही वॉज 30 डेज क्लीन नाउ। इस रिहैब सेंटर में ल्यूक की एक फ्रेंड बनी थी जिसका नाम जोई था और जोई ल्यूक को ड्रग्स की लत छोड़ने में काफ़ी मदद कर रही थी। आगे चल के ल्यूक ने 90 डेज क्लीन वाला माइलस्टोन भी पूरा कर लिया और उसकी फ्रेंड जोई तकरीबन 9 महीने से क्लीन थी। तो जब ल्यूक को 90 डेज क्लीन वाली बैज मिलती है तो वो रिहैब सेंटर में एक स्पीच देता है जिसमें हम व्यूअर्स ल्यूक के बारे में और भी बातें जान पाते हैं। ल्यूक बताता है कि जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब वो सिर्फ 6 साल का था और वो इस बात को समझ नहीं पाया था कि उसकी मॉम अब कभी वापस नहीं आ सकती।
वो हमेशा अपनी मॉम का इंतज़ार करते रहता था, लेकिन उसकी मॉम कभी वापस नहीं आई। लेकिन दोस्तों, उस हिल हाउस की कुछ दूसरी चीज़ें थी जो ल्यूक के ज़िंदगी में वापस ज़रूर आई। ये चीज़ें और कुछ नहीं बल्कि उस हिल हाउस के घोस्ट थे जो ल्यूक को अब तक दिखते थे। ल्यूक ने इन घोस्ट के विजन से ही छुटकारा पाने के लिए पहली बार ड्रग्स लिया था और तब से वो एक एडिक्ट बन गया। वो खुद भी ड्रग्स छोड़ना चाहता था, लेकिन कई दिनों क्लीन होने के बाद उसे फिर से वो घोस्ट दिखने लगते थे, जिसके कारण वो फिर से ड्रग अब्यूज़ करने लगता था। इस स्पीच में ल्यूक ये भी बोलता है कि उसे इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने अपने परिवार वालों को ही चीट और उनसे ही स्टील किया है। तो कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम ल्यूक को सोते हुए देखते हैं और ठीक रात 12:03 पे ल्यूक की नींद खुलती है। ल्यूक अपने बिस्तर के पास अपनी ट्विन सिस्टर नेल को देखता है एंड शी सेज गो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ल्यूक की नींद खुलती है तो उसके गर्दन में दर्द थी और उसके बेड के नीचे एक चिट थी जिसमें लिखा था डोंट फॉलो मी। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जोई इस रिहैब सेंटर से भाग गई है और ल्यूक भी उसे खोजने के लिए इस सेंटर से भाग निकलता है। ल्यूक जोई को अलग अलग जगहों पे खोज रहा था और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ल्यूक को अब भी वो टॉल मैन घोस्ट दिख रहा था। एनीवेज, फाइनली ल्यूक जोई को किसी पेडलर स्पॉट पे ढूंढ पाता है और ल्यूक ये भी समझ जाता है कि जोई को ड्रग्स लेने की तलब है, जिसकी वजह से वो जोई को अकेला छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो सबसे पहले ल्यूक रिहैब सेंटर कॉल करता है, लेकिन रिहैब वाले इन दोनों को वापस लेने से मना करते हैं, क्योंकि रिहैब सेंटर की पॉलिसी थी कि अगर कोई यहाँ से भागता है तो वो लोग उसे वापस अपने सेंटर में नहीं लेंगे। इसीलिए ल्यूक जोई के साथ स्टीव की पत्नी ले के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्टीव और ले अब अलग अलग रहते हैं और ले ल्यूक को पैसे देने से इनकार करती है। इसीलिए ल्यूक स्टीव के घर जाता है और वो वहां से स्टीव का आईपैड और कैमरा चुराता है ताकि वो उसे बेच के कुछ पैसे बना ले। दोस्तों, ये फर्स्ट एपिसोड की वही सीन है जहां स्टीव ल्यूक को आईपैड और कैमरा चुराते हुए पकड़ लेता है और वो इन सामानों के बदले ल्यूक को $200 देता है। ये पैसा लेकर ल्यूक अपने और जोई के लिए एक होटल करने की सोचता है और जोई ल्यूक को किस करते हुए बोलती है कि वो वॉशरूम होकर आएगी। काफ़ी देर तक जोई वापस नहीं आती है और हम भी उसको पता चलता है कि जोई ल्यूक को किस करते वक्त उसके $200 चुराकर ड्रग्स लेने चली गई। इस बात से ल्यूक एकदम टूट जाता है और अब उसे जगह जगह पे उस टॉल मैन की घोस्ट दिख रही थी। इतना ही नहीं, कुछ बुरे लोग ल्यूक पे अटैक करके उसका जूता और जैकेट भी छीन लेते हैं। ल्यूक को काफ़ी ठंड लग रही थी और उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो रही थी। ल्यूक वापस रिहैब सेंटर कॉल करता है और इस बार वो लोग ल्यूक को पिकअप करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि रिहैब सेंटर में स्टीव ल्यूक को वापस लेने आया था बिकॉज नेल की मौत हो गई थी। जब तक स्टीव ल्यूक के पास पहुंचता, टॉल घोस्ट ल्यूक को बहुत ही ज़्यादा हॉन्ट कर रहा था और इसीलिए ल्यूक 1 से 7 तक बार बार काउंट करता है। फाइनली ल्यूक से रहा नहीं गया और वो इस घोस्ट का सामना करने के लिए सोचता है, लेकिन पीछे घूमने पे सरप्राइजिंगली ल्यूक को अपनी माँ ओलिविया दिखती है, जो कि एक हैट पहनी हुई थी। ओलिविया ल्यूक से बोलती है कि कम होम माई लव, और ठीक उसी वक्त हम स्टीव को ल्यूक के पास पहुंचते देखते हैं। ल्यूक स्टीव से बोलता है कि उसने कोई ड्रग्स नहीं किया है और स्टीव ल्यूक को बताता है कि उसकी ट्विन सिस्टर नेल अब इस दुनिया में नहीं रही। स्टीव एड्स कि नेल ने आत्महत्या कर ली, जिस पे ल्यूक बोलता है कि ये मौत एक आत्महत्या नहीं थी। एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ से शुरू होती है एपिसोड 5, जो कि इस सीज़न की बेस्ट एपिसोड है। ये एपिसोड पूरी तरह से नेल की ज़िंदगी पे फोकस्ड है और हम व्यूअर्स यहाँ द बेंट नेक लेडी की सच्चाई जानेंगे। तो कहानी पास्ट में शुरू होती है, जब हिल हाउस में नेल को अक्सर एक बेंट नेक लेडी की घोस्ट दिखती थी। जब भी नेल इस बेंट नेक लेडी को देखती थी तो वो काइंड ऑफ टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाती थी। नेल के पेरेंट्स का मानना था कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हिल हाउस में सचमुच एक बेंट नेक लेडी की घोस्ट थी जो सिर्फ नेल को ही हॉन्ट करती थी। नेल की माँ ओलिविया के पास एक लॉकेट थी जिसमें नेल और ल्यूक की तस्वीर थी। ओलिविया बोलती है कि जब नेल बड़ी हो जाएगी तो वो उसे ये लॉकेट देंगी। नेल को बचपन में टी पार्टी करने का बहुत ही शौक था और उसे इस हिल हाउस के टॉय रूम में एक टी कप का सेट मिलता है। नेल ये टी सेट मिसेस डडली को दिखाती है और मिसेस डडली बताती हैं कि ये टी सेट जैकलिन हिल नामक लड़की की थी, जो कि इस हाउस की पुरानी ओनर हेजल हिल की बेटी थी। मिसेस डडली ने हेजल का ख्याल तब रखा था जब हेजल बूढ़ी हो गई थी और वो अपने बुढ़ापे में सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि जैकलिन नीड्स अ कप ऑफ स्टार्स।
नेल इस टी सेट को क्लीन करने लगती है जब उसकी माँ ओलिविया गुस्से में उसे अपने पास बुलाती है, क्योंकि इस घर के एक दीवार पे नेल का नाम लिखा हुआ था। ओलिविया के हिसाब से नेल ने ही खुद का नाम लिख के दीवार को गंदा किया है, लेकिन नेल का कहना था कि उसने अपना नाम वॉल्स पे नहीं लिखा है। तभी वहाँ थियो आती है और वो डिस्कवर करती है कि वॉल्स पे केवल नेल का नाम नहीं बल्कि कम होम नेल लिखा था। यहाँ सीन चेंज होकर प्रेजेंट में उस टाइम पे आती है जब नेल जिंदा थी और हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि उसे स्लीप पैरालिसिस की बीमारी थी। नेल इस बीमारी के इलाज के लिए एक स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट से मिलती है जिसका नाम आर्थर था। आर्थर एक बहुत ही स्वीट बंदा था और कुछ ही दिनों में नेल और आर्थर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जल्दी आर्थर नेल को प्रपोज भी कर देता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी नेल को कभी कभी स्लीप पैरालिसिस होती थी, लेकिन आर्थर उसे हमेशा इससे बाहर निकलने में मदद करता था। ऐसे ही एक रात नेल वापस पैरालाइज्ड होती है और उसका पति कमरे की लाइट्स जलाने जाता है, लेकिन अचानक आर्थर को कुछ होता है और वो स्टिफ होकर ज़मीन पे गिर जाता है। नेल पैरालिसिस से बाहर निकलती है और वो आर्थर के पास जाती है, लेकिन तब तक आर्थर मर चुका था। इस सीन में नेल को वापस से वो बेंट नेक लेडी दिखी थी और नेल को ऐसा लगता है कि ये सब बेंट नेक लेडी ने ही किया है। अपने पति की मौत के बाद नेल एकदम डिप्रेस्ड हो चुकी थी और वो एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने लगती है। साइकियाट्रिस्ट बार बार नेल को समझाता है कि आर्थर की मौत एन्यूरिज्म के कारण हुई है, जिसमें एक इंसान की आर्टरी वॉल इतनी वीक हो जाती है कि उसकी कोई नस शरीर के अंदर ही बर्स्ट होती है, जिससे इंसान को इंटरनल ब्लीडिंग होता है। इस ब्लीडिंग से कई बार इंसान कुछ ही सेकेंड्स में अपना दम तोड़ देता है। नेल का अब भी यही मानना था कि उसके पति को बेंट नेक लेडी ने मारा है और अब तो उसे बार बार बेंट नेक लेडी दिख रही थी। नेल के साइकियाट्रिस्ट ने उससे काफ़ी मेडिसिन दिए थे, लेकिन धीरे धीरे नेल उन दवाइयों को लेना छोड़ चुकी थी। डिप्रेशन फेज में नेल की बहन थियो से मिलने आती है, विच वॉज ऑफ नो हेल्प, क्योंकि इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। नेल की हालत बद से बदतर होते जा रही थी और वो एक बार अपने भाई स्टीव की बुक हियरिंग में जाकर सबके सामने चिल्लाते हुए उस पर झूठी किताबें लिखने का इल्ज़ाम लगाती है। हम व्यूअर्स देख पा रहे थे कि नेल की रिलेशनशिप सबके साथ खराब हो रही थी और वो अपने साइकियाट्रिस्ट से बार बार हिल हाउस के बारे में ही बातें करती थी। नेल का साइकियाट्रिस्ट इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि एक घर किसी इंसान की जिंदगी को इतना ओवरपावर कैसे कर सकता है, वो भी तब जब नेल उस घर में 26 साल पहले सिर्फ कुछ महीनों के लिए रही थी। दिन प्रतिदिन नेल को वो बेंट नेक लेडी बार बार दिखने लगती है और वो इन विजन्स को दूर करने के लिए ल्यूक का तरीका अपनाती है, जिसमें शी वॉज काउंटिंग फ्रॉम 1 to 7। वो कई बार अपने फैमिली को रीच आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग बिजी थे और वो नेल के कॉल को इग्नोर करते हैं। फाइनली एक रात नेल अपने घर से बाहर निकलती है और वो सीधा पहुंचती है उस हिल हाउस में, और ये सीन हम व्यूअर्स ने पहले कुछ एपिसोड्स में देखा था। नेल के वहाँ पहुँचते ही हिल हाउस की लाइट जल जाती है, एज इफ ये घर उसे अंदर बुला रही हो। घर के अंदर नेल को सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा ये घर 26 साल पहले हुआ करता था, लेकिन असल में ये बस एक खंडहर बन चुका था जहाँ कोई भी नहीं था। घर के अंदर आने के बाद नेल रियलिटी को नहीं देख पा रही थी, बल्कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख पा रही थी जो ये घर नेल को दिखाना चाह रहा था। नेल यहाँ अपने परिवार के 26 साल पहले वाले दृश्यों को देखती है जहाँ सब उस पर ध्यान देते रहते हैं और वो लोग नेल के साथ टी पार्टी करना चाहते थे। नेल को अपनी मॉम ओलिविया दिखती है जो दीवार पे लिख रही थी वेलकम होम नेल, और वो नेल को यहाँ देख के बहुत खुश होती है। ओलिविया नेल को कपड़े बदलने बोलती है और कपड़े बदल के जब नेल नीचे आती है तो उसे वहाँ प्रेजेंट में अपने सभी भाई बहन दिखते हैं जो उससे माफ़ी मांग रहे थे। नेल को ऐसा लग रहा था कि सभी लोग उसे स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में तो ये घर एक खंडहर था जहां नेल के अलावा और कोई नहीं था। उसे वहां अपना पति आर्थर भी दिखता है जिसके साथ वो डांस करने लगती है। और दोस्तों, ये पहले एपिसोड की वही सीन है जहां नेल इस घर में अकेले पागलों की तरह डांस कर रही थी। डांस करते करते नेल एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे एक छोटी बच्ची दिखती है, और ये बच्ची ल्यूक की सो कॉल्ड इमेजिनरी फ्रेंड एबिगेल थी। ओलिविया वहां आती है और वो नेल को एक टी पार्टी के लिए ऊपर इनवाइट करती है। नेल घर की सीढ़ियों से ऊपर जाती है और ओलिविया उसे वही लॉकेट पहनने देती है जिसमें नेल और ल्यूक की फोटो थी। नेल इस लॉकेट को पहनती है, लेकिन रियल में वो अपने गले में फांसी का फंदा डाल रही थी।
सून नेल रियलाइजेस कि वो इस घर की सीढ़ियों के एंड पे खड़ी थी और वो वहां से कूदने वाली थी। ओलिविया नेल को बोलती है कि ये सब बस एक ड्रीम है और नीचे कूदने के बाद नेल अपने ड्रीम से उठ जाएगी। एंड देन नेल सीढ़ी से फिसल के नीचे गिरती है, जिससे उसे फांसी लग जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। यहाँ हमें इस पूरे सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जब हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि बेंट नेक लेडी और कोई नहीं बल्कि नेल खुद थी, क्योंकि फांसी लगाने से उसकी नेक बेंड हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, नेल खुद को ही हॉन्ट कर रही थी। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेजेंट की नेल अपने आप को बचपन में कैसे हॉन्ट कर पा रही थी। इसका जवाब ये है कि हिल हाउस में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ये घर लोगों को उनकी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तक दिखा सकता है। इस घर की डिटेल्स हम आने वाले एपिसोड्स में और भी अच्छे से जानेंगे। फिलहाल आप बस ये समझ लीजिए कि नेल अब हिल हाउस की एक घोस्ट बन चुकी थी। 5th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ शुरू होती है 6th एपिसोड एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये एपिसोड एक पीस ऑफ आर्ट है। इस एपिसोड में कहानी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको इस एपिसोड की मेन प्लॉट पॉइंट्स बताऊंगा। एपिसोड की शुरुआत में हम व्यूअर्स प्रेजेंट डे की सीन देखते हैं, जहां क्रेन फैमिली के सभी लोगों की रीयूनियन होने वाली थी। ये नेल के बरियल से एक दिन पहले की रात थी और इस रात को तूफान काफ़ी तेज थी। सभी लोग शर्ली के घर में एकत्रित होने वाले थे और हम व्यूअर्स यहाँ इन 4 भाई बहन के अलावा इनके पिता ह्यू और शर्ली के पति हैरिस को भी देखते हैं। इन सब के अलावा यहाँ नेल की डेड बॉडी थी और ये सभी लोग नेल के बचपन और उसकी लाइफ के बारे में अच्छी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ थियो काफ़ी ज़्यादा पी रही थी और शर्ली वॉज आस्किंग थियो टू स्लो डाउन। बातों बातों में ह्यू बोलते हैं कि नेल उन्हें हर महीने लेटर्स लिखा करती थी, जिसमें वो हमेशा की तरह अपने सिबलिंग्स का हाल खबर बताती थी। इस बात पे स्टीव अपने पिता से पूछता है कि क्या नेल ने उन्हें अपनी दिमागी हालत या फिर कोई प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताया था। इस पे ह्यू बोलते हैं कि नेल ने उन्हें कुछ नहीं बताया था और इस बात पे स्टीव अपने पिता ह्यू पे भड़क जाता है। स्टीव का कहना था कि ह्यू हमेशा अपने बच्चों से बातें छुपाते हैं और उन्होंने आज तक अपने बच्चों को हिल हाउस की आखिरी रात के बारे में कुछ नहीं बताया है। ह्यू का कहना था कि वो ये बातें सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए छुपाते हैं, क्योंकि अगर वो सच बताएंगे भी तो स्टीव उनकी बातें नहीं मानेगा। स्टीव ह्यू को सच बताने के लिए उकसाता है और ह्यू बोलते हैं कि ओलिविया और नेल ने आत्महत्या नहीं करी है, बल्कि उस हिल हाउस ने उन्हें मारा है। इस बात पे स्टीव और भी भड़कता है और उसका कहना था कि इन्हीं कहानियों और अंधविश्वासों की वजह से आज उनके परिवार का ये हाल है, जहां 7 में से 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। स्टीव के हिसाब से उनके फैमिली में सभी को मेंटल सिकनेस है, जहां उन्हें भूत जैसे लोग दिखते हैं। और यहाँ हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि स्टीव को भी कई बार घोस्ट दिखते थे। इस बहस के दौरान कभी कभी ह्यू अपने आप में ही बातें करते थे और स्टीव इसे भी एक मेंटल सिकनेस बुला रहा था, जो उसके हिसाब से हेरिडिटरी है। सीन को देख के एक बात तो एकदम क्लियर हो गई थी कि स्टीव अब भी नहीं मान रहा था कि इन सब की लाइफ में किसी तरह का पैरानॉर्मल इन्फ्लुएंस है, बल्कि उसका ये मानना था कि इस घर के सभी लोग हेरिडेटरी वे में मेंटली सिक हैं। यहाँ इस परिवार के बीच का माहौल और भी गर्म हो जाता है जब शर्ली स्टीव को ब्लेम करना शुरू करती है कि उसने ही द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस बुक लिखी, जिसकी वजह से इनके परिवार के पास्ट की बैड एक्सपीरियंसेस अब दुनिया में सभी लोग जानते हैं। शर्ली के हिसाब से इट वॉज ब्लड मनी और किसी ने भी ये पैसा नहीं लिया। शर्ली थियो पे भी ये बोल के चिल्लाती है कि थियो ने अपनी बहन के फ्यूनरल डे पे भी इतनी ज़्यादा पी रखी है। इस झगड़े में थियो भी शामिल हो जाती है और वो शर्ली को क्लियर करती है कि उसने स्टीव से बुक के पैसे लिए हैं। इतना ही नहीं, वो इस डिसीजन से बहुत ही खुश है क्योंकि उन पैसों की मदद से वो अपनी डॉक्टरेट कर पाई। थियो शर्ली को ऐसे बिहेव करने के लिए बिच बोलती है और शर्ली थियो को उसका घर छोड़ने बोलती है। यहाँ लड़ाई और भी बढ़ जाती है जब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि शर्ली के पति हैरिस भी स्टीव से पैसे लेते थे। इस बात से शर्ली एकदम शॉक में थी और वो सभी को घर से बाहर जाने बोलती है। वो रोते हुए नेल की डेड बॉडी के पास पहुंचती है, जहां नेल की आंखों पे बटन्स रखा हुआ था। दिस वॉज इवन मोर डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि शर्ली को लगता है कि कोई इतने सीरियस सिचुएशन में मजाकिया हरकत क्यों कर रहा है। इन झगड़ों के बीच घर की लाइट चली जाती है और शर्ली अपना बैकअप जनरेटर चेक करने जाती है। ह्यू घर में चलते हुए बाथरूम की तरफ जाते हैं, जहां सीन ट्रांजिशन होके पास्ट में जाती है। पास्ट में भी एक बार हिल हाउस में जोड़ों की आंधी आई थी, जहां घर के झूमर और खिड़की वगैरह टूट रहे थे। इस तूफान के बीच नेल एकदम से गायब हो गई थी और सभी लोग उसे घर में ढूंढ रहे थे।
नेल की माँ ओलिविया जब उसे ढूंढ रही थी तब उन्हें कुछ घोस्ट्स इस घर में दिखे थे और वो काइंड ऑफ जोन आउट होकर उन घोस्ट्स के पीछे चलती हैं। ह्यू के आने से उन्हें वापस होश आता है और अचानक से हम नेल को वापस देखते हैं। तो दोस्तों एपिसोड 7 की कहानी स्टार्ट होती है प्रेजेंट डे में, जब सभी लोग नेल के फ्यूनरल पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। यहाँ पूरी क्रेन फैमिली के बीच की रिलेशनशिप्स एकदम मेस्ड अप थी, क्योंकि पिछली रात इस परिवार ने आपस में काफ़ी बहस करी थी। ह्यू थियो से बातें करने जाते हैं और थियो का कहना था कि फ्यूनरल के बाद उसे एक नया घर ढूंढना होगा, क्योंकि शर्ली उसे घर से निकाल देगी। फ्यूनरल पे काफ़ी लोग आते हैं और ह्यू देख पा रहे थे कि सभी लोगों की रिलेशनशिप्स एकदम टूटने के कगार पे थी, बीट स्टीव एंड ले और शर्ली एंड हैरिस। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ह्यू की बीवी ओलिविया हमेशा उनके साथ रहती थी और वो उन्हें काफ़ी कुछ सजेस्ट करती रहती थी, जबकि रियल लाइफ में वो 26 साल पहले ही मर चुकी थी। असल में ये ह्यू की सिर्फ इमेजिनेशन थी, जहां वो अपने पास्ट के ट्रैजिक इंसिडेंट्स से कोप अप करने के लिए हमेशा अपनी बीवी को खुद के साथ ही इमेजिन करने लगे थे और इनफैक्ट वो अपनी बीवी से बातें भी करते थे। एनीवेज अगली सीन आती है जहाँ पूरी क्रेन फैमिली नेल के कास्केट को दफनाने गई थी और वहाँ ल्यूक को नेल की घोस्ट दिखती है। नॉट ओनली दैट, ओलिविया की घोस्ट भी वहाँ थी और वो ल्यूक को कब्र के अंदर खींचने की कोशिश करती है, जिससे ल्यूक घबरा के चिल्लाता है। स्टीव फौरन ही ल्यूक के पास आता है और ल्यूक स्टीव से बोलता है कि उसने अभी अभी अपनी मॉम और अपनी बहन की घोस्ट देखी है। इस बात पे स्टीव का कहना था कि ये सारी विजन्स रियल नहीं है और उनके पूरे फैमिली में ये जेनेटिक डिजीज है, जिसकी वजह से सभी को ऐसे विजन्स आते हैं। तो फ्यूनरल के बाद सभी लोग शर्ली के घर पे आते हैं और वहाँ पे शर्ली डिस्कवर्स कि उसके वॉलेट से क्रेडिट कार्ड गायब है। इतना ही नहीं, थियो की कार भी गायब थी और ल्यूक भी कहीं आसपास नहीं दिख रहा था। ह्यू ने ल्यूक को शर्ली के वॉलेट को खोलते देखा था और वो लोग सभी एंटिसिपेट करते हैं कि ल्यूक ड्रग्स लेने के लिए शर्ली का क्रेडिट कार्ड और थियो की कार लेके भागा है। इसी सीन में थियो और उसके पिता ह्यू को ओलिविया की घोस्ट दिखती है, जो बहुत ही क्रीपी वे में उनकी तरफ रेंगते हुए आ रही थी और किसी ने शर्ली के फॉरएवर हाउस की मॉडल को तोड़ डाला था। यहाँ सीन चेंज होके पास्ट में जाती है, जहाँ हिल हाउस में तूफान आया था और तूफान के अगले दिन ह्यू मिस्टर डडली के साथ मिलकर घर की टूटी हुई चीज़ों की इंस्पेक्शन कर रहे थे। इन दोनों के बातों के दौरान हमें पता चलता है कि मिस्टर डडली हिल हाउस से मात्र 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते थे, लेकिन उनके घर पे पिछली रात कोई तूफान नहीं आया था। इतना ही नहीं, हिल हाउस की सारी दीवारें एकदम गीली सी हो गई थी और इस घर में वाटर लीकेज के कारण अंदरूनी दीवारों पे मोल्ड जम गया था। ह्यू घर के सबसे नीचे वाले फ्लोर की दीवार पे जमी मोल्ड की तस्वीर लेते हैं और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दीवार पे जमी मोल्ड ने किसी ह्यूमन फेस का शेप लिया है। नॉट ओनली दैट, ह्यू को इस दीवार के अंदर से स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि इस दीवार के अंदर कुछ चूहे भी हैं। तो इसके बाद ह्यू कुछ प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं और उन्हें भी हिल हाउस में वाटर लीकेज का सोर्स नहीं मिलता है। अब चूंकि ह्यू ने इस घर के रेड रूम को कभी नहीं खोला था, सभी का मानना था कि ये वाटर लीकेज जरूर उसी कमरे के अंदर से होगा। ह्यू इन प्रोफेशनल से कुछ बिग फैंस रेंट के लिए मांगते हैं ताकि वो उन फैन से मोल्ड को सुखा सके। मीनवाइल ह्यू मिस्टर डडली को वापस उस रेड रूम की चाबी ढूंढने बोलते हैं ताकि वो उस कमरे में जाकर वाटर लीकेज के सोर्स को चेक कर सके। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि ह्यू के पास इस घर की एक ब्लूप्रिंट थी और इस ब्लूप्रिंट को ह्यू की पत्नी ओलिविया ने बनाया था। इस ब्लूप्रिंट को मिस्टर डडली देखते हैं और वो अचानक एकदम गंभीर होकर ह्यू को कुछ सलाह देना शुरू करते हैं। मिस्टर डडली बताते हैं कि कई सालों पहले उनकी माँ इस हिल हाउस में हिल परिवार के लिए काम किया करती थी और मिस्टर डडली का जन्म भी इसी घर में हुआ था। ये लोग हिल हाउस से कुछ ही दूर पे एक कॉटेज में रहते थे एंड एवरीथिंग वाज फाइन। मिस्टर डडली की माँ इस हाउस में नाइट शिफ्ट्स भी करती थी और धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत एकदम बिगड़ती जा रही थी। वो रात को नंगे पैर जंगलों में घूमती थी और वो अपने आप से ही बातें करती रहती थी। कुछ ही दिन में उनकी मृत्यु हो गई और इस घर में काम करने के लिए नई मेड आई जिसका नाम क्लेरा था। क्लेरा और मिस्टर डडली एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनकी शादी हो गई। क्लेरा इस घर की मालकिन हेजल हिल का देखभाल करने के लिए घर में देर रात तक काम करती थी और धीरे धीरे क्लेरा भी मेंटली अनस्टेबल हो रही थी। कई बार वो भी देर रात इधर उधर घूमती थी और एक बार तो उसने अपने चेहरे को किसी पेड़ की टहनियों पर घिस लिया था।
कुछ ही दिनों बाद क्लेरा प्रेग्नेंट हुई और उसकी प्रेगनेंसी के वक्त भी मिसेज हिल उससे काफ़ी काम करवाती थी। इन सब के परिणाम अनुसार क्लेरा का बच्चा मृत पैदा हुआ और इस बात से डडलीज बहुत ही उदास थे। ये सब होने के बावजूद क्लेरा 1 महीने में ही काम पे वापस आ गई थी और वो अब भी यहाँ नाइट शिफ्ट्स कर रही थी। क्लेरा एक बहुत ही ब्रेव वुमन थी और फिर भी उसे कुछ ऐसे नाइटमेयर्स आ रहे थे जिससे वो हमेशा एकदम डरी सी रहती थी और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। एक रात जब क्लेरा हेजल हिल का कमरा साफ कर रही थी तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनते ही क्लेरा हिल हाउस से भागते हुए डायरेक्टली अपने घर गई। इसके बाद क्लेरा दूसरी रात अपने पति मिस्टर डडली को लेकर इस घर में आई और उन्हें भी एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर डडली का कहना था कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये आवाज़ उनकी छोटी बच्ची के रोने की थी जो मृत पैदा हुई थी और उस दिन से डडलीज ने इस घर में रात को आना बंद कर दिया। इन दोनों ने मिसेज हिल को क्लियरली बोला कि ये लोग यहाँ दिन में काम कर सकते हैं लेकिन शाम ढलते ही ये दोनों इस घर के अंदर 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। उस दिन के बाद डडलीज की ज़िंदगी में सब कुछ एकदम ठीक हो गया और क्लेरा भी अब नॉर्मल हो गई थी, जो इस हिल हाउस में अब तक मेड की तरह काम करती थी। इस कहानी से मिस्टर डडली ह्यू को बताना चाह रहे थे कि ये घर लोगों के ऊपर बुरा असर करता है और इस घर की वजह से ही शायद ह्यू की पत्नी ओलिविया अभी ठीक मेंटल स्टेट में नहीं है। मिस्टर डडली ह्यू को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी बीवी ओलिविया को कुछ दिनों के लिए घर से दूर भेज देना चाहिए। अब हालांकि ह्यू इन बातों को काफ़ी गौर से सुन रहे थे लेकिन उन्हें इन चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं था। तो अगले दिन ह्यू अपने बेटे स्टीव के साथ मोल्ड सुखाने का काम कर रहे थे जब गलती से उनका हाथ एक बिग फैन के चलने से कट जाता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो एक हथौड़ा लेकर रेड रूम का दरवाज़ा तोड़ने जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वाटर लीकेज उसी रूम में होगी। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ह्यू के लाख कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता है और ह्यू के हाथ का जख्म फिर से ताज़ा हो जाता है। एनीवेज, उस रात ह्यू अपने बिस्तर पे सो रहे थे जब उनकी नींद खुलती है और वो देखते हैं कि ओलिविया उनके ऊपर बैठी हुई थी और वो एक स्क्रू ड्राइवर ह्यू के गर्दन पे रखी हुई थी। ह्यू फौरन ही वो स्क्रू ड्राइवर ओलिविया के हाथ से लेते हैं और ओलिविया एकदम से रोते हुए सॉरी बोलने लगती है। ओलिविया का कहना था कि उसे एक बहुत ही बुरा सपना आया था और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ओलिविया थोड़ी पागल सी हो गई थी। ह्यू ओलिविया को घर की ब्लूप्रिंट दिखाते हैं जो ओलिविया ने बनाया था और इस ब्लूप्रिंट के अंदर कई छोटे छोटे शेप्स थे। ये शेप्स फॉरएवर हाउस की शेप की तरह थे जो कि ओलिविया का ड्रीम हाउस डिज़ाइन था और ओलिविया को ये तक याद नहीं था कि उसने कब ये शेप्स इस ब्लूप्रिंट के अंदर बना दिए थे। ये सब देखकर ह्यू समझ गए थे कि उनकी बीवी मेंटली स्टेबल नहीं है एंड शी नीड्स सम हेल्प। एनीवेज, ह्यू अगले दिन फिर से घर की मोल्ड सुखाने लगते हैं जब उन्हें दीवार के अंदर से वापस स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है। गुस्से में ह्यू इस दीवार को ही तोड़ देते हैं और अंदर उन्हें किसी इंसान का स्केलेटन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्केलेटन को देखते ही ह्यू तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस का कहना था कि ये स्केलेटन विलियम हिल नामक इंसान की है जो कि 1948 से मिसिंग है। विलियम की स्केलेटन के साथ वहाँ कुछ दीवार बनाने की औजार भी थे विच सजेस्ट कि विलियम ने खुद ही इस दीवार को बनाकर अपने आप को कैद कर लिया था जिससे उनकी मौत हुई होगी। मरने से पहले उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था और इसलिए वो इस दीवार को अंदर से स्क्रैच करते थे। ह्यू वॉज शॉक्ड टू नो दिस क्योंकि स्क्रैचिंग की आवाज़ तो उन्हें अब भी आती थी लेकिन ह्यू पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। 7th एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, एपिसोड 8 की कहानी वापस पास्ट में ही कंटिन्यू होती है जहां हम व्यूअर्स ह्यू को वापस घर की मोल्ड सुखाते हुए देखते हैं। स्टीव अपने पिता ह्यू की मदद करना चाहता था लेकिन ह्यू बोलते हैं कि स्टीव को अपने छोटे भाइयों और बहनों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ओलिविया कुछ दिनों के लिए अपनी बहन जैनेट के पास रहने जाने वाली है ताकि वो इस हिल हाउस से दूर हो सके। स्टीव यहाँ से वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगता है जहाँ घर में कई वर्कर्स थे और उनमें से एक वर्कर इस घर की किसी ओल्ड एंटीक वॉच को रिपेयर करता हुआ दिख रहा था। तो जब स्टीव ऊपर के फ्लोर्स पे जाता है तो उसे अपनी माँ ओलिविया दिखती है जो कि ट्विंस के कमरे में अपने आप में ही बातें किए जा रही थी। स्टीव उनसे पूछता है कि इफ़ शी इज़ ऑल राइट लेकिन वो वहाँ से फ़ौरन चली जाती है। इसके बाद स्टीव अपने गेम रूम में गेम्स खेलने लगता है जहाँ उसे एक ओल्ड ड्रेसिंग मिरर दिखती है।
स्टीव प्लान्स कि वो इस ड्रेसिंग मिरर को पेंट करके न्यू जैसा बनाएगा और फिर वो इसे अपनी मॉम को सरप्राइज गिफ्ट देगा। वो अपना प्लान इस घर की मेड क्लेरा डडली को बताता है और क्लेरा को इस ड्रेसिंग टेबल में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। क्लेरा बताती है कि ये तस्वीर पॉपी हिल की है जो कि विलियम हिल की पत्नी थी। विलियम हिल के घर वालों ने उसे बचपन में ही मेंटल असाइलम भेज दिया था क्योंकि वो थोड़ा पागल था और उस मेंटल असाइलम में विलियम को पॉपी मिली थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी भी कर ली थी। क्लेरा का कहना था कि उसने पॉपी को बुढ़ापे में देखा था और वो तब भी एकदम पागल सी थी। अगली सीन में हम व्यूअर्स स्टीव को ये ड्रेसिंग टेबल अपने गेम रूम के अंदर पेंट करते हुए देखते हैं और वो इसे तैयार करके अपनी मॉम को गिफ्ट करता है। ओलिविया को ये गिफ्ट काफ़ी पसंद आती है लेकिन अचानक वो इस ड्रेसिंग मिरर पे पंच करके इसका शीशा तोड़ देती है। यहाँ सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आती है जहाँ हम व्यूअर्स क्रेन फैमिली को शर्ली के घर में देखते हैं। सभी लोग गेस कर रहे होते हैं कि आखिर ल्यूक कहाँ गया होगा और शर्ली अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ़ोन करके उस कार्ड का यूसेज लोकेशन ट्रैक करने को बोलती है। मीनवाइल स्टीव और उसके पिता ह्यू ल्यूक को खोजने कुछ ड्रग मार्केट्स की तरफ जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ल्यूक ड्रग्स लेने गया होगा। कार के अंदर स्टीव और ह्यू के बीच बातें होती है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि आखिर स्टीव और उसकी पत्नी अलग अलग क्यों रहते हैं। स्टीव बताता है कि उसे भी कई विजन्स आते हैं और उसका मानना था कि उसकी पूरी परिवार में एक जेनेटिक बीमारी है जिसकी वजह से सभी को विजन्स आते हैं। इस मेंटल सिकनेस की वजह से ओलिविया और उनकी बेटी नेल ने खुद की जान ले ली और परिवार के बाकी लोग भी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाले हैं। स्टीव का सोचना था कि अगर उसके बच्चे होंगे तो उन्हें भी यही बीमारी होगी और इसीलिए उसने कॉलेज टाइम में ही अपना नसबंदी करवा लिया था जिससे उसे कभी बच्चा ही ना हो। उसने ये बात अपनी पत्नी ले को नहीं बताई थी और ले इस बात से काफ़ी परेशान थी कि इन दोनों को बच्चा नहीं हो रहा है। फाइनली एक दिन स्टीव ने ये बात अपनी बीवी को बताई जिससे उसे काफ़ी हर्ट हुआ और तब से ये दोनों अलग अलग रहने लगे। दूसरी तरफ हम शर्ली को अपने घर में अकेला देखते हैं और हम भी उसको पता चलता है कि आज हैलोवीन नाइट है। तभी अचानक शर्ली के घर के डोर पे कोई नॉक करता है लेकिन दरवाज़ा खोलने पे बाहर कोई नहीं था। ये नॉकिंग सब बार बार होने लगती है और शर्ली को ऐसा लगता है कि हैलोवीन नाइट पे कोई बच्चा उसके साथ ऐसी शरारत कर रहा है। यहाँ एक सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि शर्ली को वापस वो विजन्स आती है जिसमें उसे एक सूटेड इंसान दिखता है और वो शर्ली को देखते ही अपना गिलास उठाता है एज इफ ही इज़ प्रपोजिंग ए टोस्ट। शर्ली इसे इग्नोर करती है और हम व्यूअर्स थियो को यहाँ आते देखते हैं। थियो शर्ली को पिछली रात वाली बात समझाने की कोशिश करती है लेकिन शर्ली थियो की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो थियो पे फिजिकली भी हमला करती है लेकिन अचानक इन दोनों को किसी के दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ें बढ़ती जाती है और अब तो कोई अनजान शक्ति इस पूरे घर को ही चारों तरफ से नॉक कर रही थी जिससे शर्ली और थियो काफ़ी डर जाते हैं। दरवाज़ा के बाहर अब भी कोई नहीं था और शर्ली के फ़ोन पे उसके क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि उसकी क्रेडिट कार्ड किसी पेट्रोल पंप पे यूज़ हुई है। शर्ली फ़ौरन ही स्टीव को कॉल करके उस पेट्रोल पंप का एड्रेस देती है और हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है कि ये पेट्रोल पंप हिल हाउस जाने वाले रास्ते में पड़ता है, विच मीन्स कि ल्यूक भी हिल हाउस की तरफ गया है। शर्ली और थियो कार में हिल हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टीव और ह्यू फौरन ही उस पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं और वहां पूछताछ करने पे उन्हें पता चलता है कि ल्यूक यहां से 5 गैस कैन खरीदा है, विच मीन्स कि उसका प्लान इस हिल हाउस को जला डालने का है। ह्यू का कहना था कि ये हिल हाउस खुद को डिफेंड करेगा जिससे ल्यूक की जान को खतरा है, लेकिन स्टीव अब भी इन पैरानॉर्मल बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। इसके बाद ह्यू स्टीव को समझाना शुरू करते हैं कि आखिर कैसे हिल हाउस इस पूरे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है फॉर क्रेन फैमिली। ह्यू बताते हैं कि क्रेन परिवार इस हिल हाउस का अनफिनिश्ड मील है, अर्थात ना खत्म किया हुआ भोजन, और इसीलिए ये घर इन्हें हॉन्ट करके किसी तरह वापस बुलाना चाहता है। स्टीव ने अपने किताब में लिखा था कि उसे हिल हाउस में एक वर्कर वॉच फिक्स करता हुआ दिखा था, लेकिन ह्यू ने कभी भी किसी वॉच फिक्स करने वाले वर्कर को हायर ही नहीं किया था। नॉट ओनली दैट, स्टीव के हिसाब से ल्यूक बचपन में हमेशा अपने ट्री हाउस में रहता था, लेकिन ह्यू का कहना था कि हिल हाउस में किसी भी तरह का ट्री हाउस था ही नहीं। ह्यू के हिसाब से ओलिविया या फिर क्रेन फैमिली का कोई भी इंसान पागल नहीं है, बल्कि ये हिल हाउस इन सब की ज़िंदगी को हॉन्ट कर रहा है।
यहाँ सीन चेंज होके थियो और शर्ली पे फोकस करती है, जहाँ ये दोनों कार में भी बहस कर रहे होते हैं। तभी अचानक इनकी पिछली सीट से नेल की घोस्ट चिल्लाती है, जिससे इनका कार ऑफ ट्रैक होकर रुक जाता है। थियो इस कार से बाहर रोते हुए निकलती है और वो फाइनली शर्ली को एक्सप्लेन करती है कि आखिर उस रात उसके और हैरिस के बीच क्या हुआ था। थियो बताती है कि फ्यूनरल से एक दिन पहले उसने नेल की डेड बॉडी को टच किया था और उसकी बॉडी को टच करते ही उसके अंदर की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई। वो एकदम से एम्प्टीनेस और नथिंगनेस में डूब गई, जिसके परिणाम अनुसार वो फ्यूनरल वाली रात बहुत ड्रिंक कर रही थी। थियो बैडली वांटेड कि उसे वापस फीलिंग्स आए, लेकिन वो धीरे धीरे एम्प्टीनेस में डूबती जा रही थी। तभी अचानक शर्ली के घर की लाइट चली गई थी और हैरिस उस कमरे में किसी काम से आए थे। अंधेरे में थियो को कुछ पता नहीं चला और वो हैरिस को टच करने लगी, क्योंकि उन्हें टच करने के बाद थियो के अंदर की फीलिंग्स वापस आ रही थी। हैरिस थियो को अपने से दूर कर रहे थे कि अचानक लाइट आ गई और शर्ली ने उन्हें इस पोजीशन में देख लिया। इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था और थियो वॉज ए लेस्बियन, तो उसे आखिर हैरिस पसंद ही क्यों आएंगे। इन दोनों बहनों की इश्यूज सॉल्व हो गई थी और ये लोग वापस उस हिल हाउस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सीन चेंज होकर ल्यूक की तरफ आती है, जो 5 गैस कैंस लेकर हिल हाउस पहुंच गया था। ल्यूक के आते हैं हिल हाउस की लाइट्स अपने आप ही जल जाती है और ल्यूक इस घर के अंदर जाता है। घर के अंदर ल्यूक ढेर सारा पेट्रोल छिड़कता है और फिर वो अपने लाइटर से इस घर में आग लगाने की कोशिश करता है। घर में आग तो लगती है, लेकिन वो अपने आप ही बुझ जाती है, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने इस आग को बुझाया हो। घर की सीढ़ियों पे ल्यूक को अपनी माँ ओलिविया की घोस्ट दिखती है, जो उसे अपने पास बुला रही थी, और हम व्यूअर्स ल्यूक के पीछे एक दूसरे घोस्ट को देखते हैं जो उसे दबोच लेती है। एपिसोड 8 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे शुरू होती है एपिसोड 9 और इस एपिसोड में हमें पास्ट की तकरीबन पूरी कहानी पता चल जाएगी कि आखिर हिल हाउस में 26 साल पहले क्या हुआ था। तो कहानी पास्ट में शुरू होती है और हम व्यूअर्स ओलिविया को अपने रीडिंग रूम में बुक पढ़ते हुए देखते हैं। बुक पढ़ते वक्त उन्हें वापस माइग्रेन वाली सरदर्द होती है और वो फौरन किचन में पानी के साथ अपनी दवा लेने आती हैं। किचन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ल्यूक अब भी अपनी सो कॉल्ड इमेजिनरी फ्रेंड एबिगेल की बात कर रहा था और शर्ली उसे समझा रही थी कि एबिगेल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। ओलिविया इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए वापस अपने रीडिंग रूम में जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ एक मोर्ग देखने को मिलता है जहाँ जवान नेल और ल्यूक की डेड बॉडी थी। नेल उठती है और वो रोते हुए अपनी माँ को पुकारती है और अचानक ओलिविया डिस्कवर्स कि वो अपने रीडिंग रूम में ही थी एंड शी वॉज जस्ट हेलुसिनेटिंग। ओलिविया अपने पति ह्यू को बताती है कि आज उसने सपने में 2 जवान लोगों को देखा एंड शी फेल्ट कि वो दोनों ल्यूक और नेल थे, लेकिन ह्यू इस बात पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए सोने चले जाते हैं। तो देर रात ओलिविया की नींद खुलती है और उसे अपने कमरे में एक जवान औरत दिखती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि पॉपी हिल की घोस्ट थी और वो ओलिविया को अपने साथ बुलाती है। पॉपी ओलिविया को उसके रीडिंग रूम में ले जाती है और पॉपी का कहना था कि ये कमरा उसके लिए ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। दोस्तों, ओलिविया अपने सपने में थी और पॉपी उसके सपने में उससे बातें कर रही थी। पॉपी ओलिविया को बताती है कि इस दुनिया में एक इंसान को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उनका बच्चा मारा जाए, और ओलिविया ने अपने ड्रीम में अपने बच्चे को मरा हुआ देखा था। पॉपी बताती है कि उसे एक ड्रीम आया था जिसमें उसकी बेटी पानी में डूब रही थी और वो मारी गई। एक दूसरे ड्रीम में पॉपी को अपना बेटा दिखा जिसके पैर काम नहीं करते थे और वो अपना सर दीवार पे पटक के मारा गया। बट देन उसकी नींद खुली और उसके बच्चे एकदम सेफली अपने बिस्तर पे सो रहे थे। पॉपी इन बुरे सपनों को स्क्रीमिंग मीमीज का नाम देती है। दोस्तों, ये कोई ड्रीम नहीं था और सच में पॉपी के बच्चे इसी प्रकार से मारे गए थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या पॉपी ने खुद ही अपने बच्चों को मार डाला था या फिर उनकी मौत का कारण कोई और था? इसका जवाब हमें इस सीरीज़ में नहीं बताया गया है, लेकिन मेरे पास इसकी कुछ सॉलिड थ्योरीज है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल कहानी में हम व्यूअर्स देखते हैं कि पॉपी ओलिविया को नेल और ल्यूक के कमरे में ले जाती है और वो बोलती है कि शायद ल्यूक और नेल को भी कुछ बुरा सपना आ रहा होगा, लाइक स्क्रीमिंग मीमीज, और ऐसे सिचुएशन में ओलिविया को उन्हें नींद से उठाना होगा। पॉपी ओलिविया को कन्विंस करती है कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है जो उसके बच्चों को नोच खाएगी और उन्हें सेफ रखने का एक ही तरीका है कि ओलिविया अपने बच्चों को उठा दे और उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखे। पॉपी बोलती है कि उसके पास इन बच्चों को उठाने का एक ट्रिक है और वो ये ट्रिक ओलिविया के कान में फुसफुसाती है।
इससे ओलिविया की नींद खुलती है और वो अपने आप को ह्यू के ऊपर पाती है। ओलिविया के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर थी जिसे उसने ह्यू के गर्दन पे लगाया हुआ था और ये वही सीन है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ओलिविया की हालत इस घर में बिगड़ती जा रही थी और हम व्यूअर्स वो सीन भी देखते हैं जब स्टीव ने अपनी माँ को ट्विंस के कमरे में अपने आप से ही बातें करते देखा था। असल में ओलिविया वॉज ड्रीमिंग कि वो अपने ट्विन बच्चों से बातें कर रही है और नेल का कहना था कि यहाँ से बाहर जाने के कारण वो डार्कनेस में चली गई जिससे उसकी मौत हो गई। ल्यूक बोल रहा था कि यहाँ से जाने के बाद उसने अपने शरीर में जहर डालना शुरू कर दिया विच रेफर्स टू हिज प्रेजेंट, जहाँ वो ड्रग एडिक्ट है और इस जहर से उसकी मौत हो गई। तभी स्टीव वहाँ आ गया था और ओलिविया अपने सपने से बाहर आ गई थी। इसके बाद वो सीन आती है जब स्टीव ने ओलिविया को वो ड्रेसिंग मिरर गिफ्ट किया था, लेकिन इस मिरर में ओलिविया को जवान ल्यूक और नेल की डेड बॉडी दिखी थी जिसकी वजह से उन्होंने मिरर पे पंच करके उसे तोड़ दिया था। ओलिविया को ये घर उनके बच्चों की फ्यूचर दिखा के बार बार ये फील करवा रहा था कि अगर ये बच्चे इस घर से बाहर जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी विच विल रिजल्ट इन देयर डेथ, और ऐसा ना होने के लिए उन्हें अपने बच्चों को ड्रीम से उठाना होगा। ओलिविया अब समझ चुकी थी कि उनका दिमाग स्टेबल नहीं है और ठीक अगले दिन वो इस घर को छोड़ के अपनी बहन जैनेट के घर के लिए निकल जाती है। लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि ओलिविया जैनेट के घर के बजाय एक होटल में रुकती है और उसी रात वो हिल हाउस वापस आ जाती है। वो किचन में चाय बनाती है और ठीक उसी वक्त किचन में शर्ली भी आती है हु वाज सरप्राइज्ड क्योंकि उसकी मॉम को आंट जैनेट के घर होना चाहिए था। ओलिविया थोड़ी पागलों की तरह हरकत कर रही थी और वो चाय बनाकर नेल और ल्यूक के कमरे में जाती है। वो उन दोनों को उठाती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ल्यूक अपने बिस्तर से नीचे सो रहा था और उसके बिस्तर पे उसकी सो कॉल्ड इमेजिनरी फ्रेंड एबिगेल सो रही थी। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल इमेजिनरी नहीं थी और यही वजह है कि मैं हमेशा उसे सो कॉल्ड इमेजिनरी बोल रहा था। अब दोस्तों एबिगेल कौन है, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। तो ओलिविया नेल, ल्यूक और एबिगेल को अपने साथ टी पार्टी करने के लिए बुलाती है और वो तीनों ओलिविया के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये टी पार्टी थी रेड रूम में और सरप्राइजिंगली रेड रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। दूसरी तरफ हम शर्ली को देखते हैं जो अपने पिता ह्यू को उठा के बोलती है कि उसने अभी अभी मॉम को घर के अंदर देखा है। ह्यू वॉज शॉक्ड और वो फौरन ही ओलिविया को इस घर के अंदर ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते ह्यू किचन में पहुंचते हैं जहां टी के केटल के पास रैट पॉइजन थी, यानी कि ओलिविया ने चाय के अंदर जहर मिला दिया था। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को नींद से उठाने का तरीका जो पॉपी ने ओलिविया को सिखाया था वो था अपने बच्चों को जान से मार डालना। ओलिविया रेड रूम के अंदर टी पार्टी कर रही थी और वो तीनों बच्चों को पीने के लिए चाय देती है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि एबिगेल उस चाय को पी लेती है और चाय पीते ही वो खुद का गला पकड़ के चोक करने लगती है। इस सीन को देखकर ल्यूक और नेल पैनिक करते हैं, लेकिन ओलिविया बार बार उन्हें चाय पीने पे मजबूर कर रही थी। लेकिन इससे पहले वो दोनों चाय पीते, ह्यू वहां आकर टी कप्स को इधर उधर फेंक देते हैं। वो ओलिविया को धक्का देते हुए अपने बच्चों को वहां से निकालकर सीधे कार में बिठाते हैं। ओलिविया उनका पीछा कर रही थी क्योंकि उन्हें अपने बच्चे चाहिए थे, लेकिन ह्यू अपने बच्चों को एक एक करके घर से बाहर ले जाकर कार में बिठा रहे थे। ल्यूक कार से इस घर की विंडो में एबिगेल को देखता है, लेकिन इस टाइम तक तो एबिगेल ऑलरेडी मर चुकी थी, विच मीन्स कि ल्यूक अब एबिगेल की घोस्ट को देख रहा था। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ह्यू को इस घर के ढेर सारे घोस्ट दिखते हैं और इन घोस्ट में पॉपी हिल सबसे आगे खड़ी थी। एंड देन कम्स द सीन जिसे हमने इस सीरीज की पहली एपिसोड में देखा था, जहाँ ह्यू स्टीव को घर से बाहर निकालने आते हैं और ओलिविया बाहर से इनके कमरे को खोलने की कोशिश कर रही थी। पॉपी की घोस्ट ओलिविया को ये कमरा खोलकर उन्हें मार डालने के लिए उकसा रही थी, लेकिन वहाँ एक बूढ़ी औरत की घोस्ट थी जो बोलती है कि पॉपी झूठी है। ओलिविया उस बूढ़ी घोस्ट की मदद मांगती है और इतने देर में ह्यू स्टीव को लेकर बाहर भाग निकलते हैं। स्टीव अपने बच्चों को कार में बिठाकर दूर ले जाते हैं और हम व्यूअर्स ओलिविया को घर के अंदर से इन्हें दूर जाते देखते हैं। पॉपी ओलिविया को कन्विंस कर रही थी कि ह्यू अपने बच्चे को मार डालेंगे, लेकिन असल में तो ओलिविया ही अपने बच्चे को जान से मारना चाह रही थी। इसके बाद ओलिविया घर में अकेली हो गई थी और वो रियलाइज़ करती है कि उसने एबिगेल को जान से मार डाला है। ओलिविया को एबिगेल की घोस्ट वहाँ दिखती है और वो उसका पीछा करती है। चलते हुए ओलिविया स्टेयर्स के एंड पे पहुँचती है जहाँ पॉपी कन्विंसेस है कि ये सब सिर्फ एक ड्रीम है और खुद को मार लेने से ओलिविया ड्रीम से बाहर निकल जाएगी। ये सब सुन के ओलिविया स्टेयर्स से कूद जाती है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। एपिसोड 9 एंड्स हियर।
तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है कि ओलिविया की मृत्यु कैसे हुई थी और उस रात इस हिल हाउस में क्या क्या हुआ था। लेकिन अब भी कुछ बातें क्लियर नहीं है और उन बातों की एक्सप्लेनेशन हमें इस सीरीज के फाइनल एपिसोड में मिलेगी, जो कि है एपिसोड 10। इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां ह्यू और स्टीव इस हिल हाउस में आते हैं और उन्हें ल्यूक कहीं नहीं दिख रहा था। घर में स्टीव को टॉल मैन और एबिगेल की घोस्ट दिखते हैं, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता के साथ आगे बढ़ता है। ये दोनों भागते हुए रेड रूम के पास पहुंचते हैं, जो कि लॉक्ड था, और ह्यू इस रूम के दरवाजे को तोड़ने की सोचते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि स्टीव को दरवाज़ा खुला दिखता है और उसे इस रेड रूम के अंदर ल्यूक मरते हुए दिखता है। स्टीव फौरन इस कमरे के अंदर जाता है और उसके अंदर जाते ही रेड रूम का दरवाज़ा वापस से बंद हो जाता है, जिससे स्टीव अंदर फंस जाता है और ह्यू बाहर ही रह जाते हैं। कमरे के अंदर जाते ही स्टीव काइंड ऑफ ड्रीम्स में खो जाता है, जहां उसे अपनी पत्नी ले दिखती है। ले वॉज प्रेग्नेंट और स्टीव हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस किताब की पार्ट 2 लिख रहा था। स्टीव को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो थोड़ी देर पहले रेड रूम में था, लेकिन अचानक वो वापस अपने घर में कैसे है। नॉट ओनली दैट, उसकी अपनी बीवी के साथ पैचअप कब हुआ और उसकी बीवी प्रेग्नेंट कब हुई। ले स्टीव को भला बुरा सुनाना शुरू करती है कि कैसे वो चीज़ों में भरोसा नहीं करता है और उसे बस अपनी नॉवेल्स की पढ़ी होती है। वो लोगों के ट्रेजेडीज़ को लिखता है और उसने अपनी बीवी की ज़िंदगी को तबाह किया है। यहाँ हम ले को एक घोस्ट में बदलते देखते हैं और इससे पहले स्टीव अपना दिमाग खो देता, नेल की घोस्ट वहाँ आती है और वो स्टीव को वापस अपने होश में लाती है। स्टीव अब भी उस रेड रूम में फंसा हुआ था और उसके साथ वहाँ ल्यूक भी था। ल्यूक ने अपने आर्म्स में रैट पॉइजन का इंजेक्शन लगा लिया था और वो मरने के कगार पे था। ल्यूक भी इस रेड रूम के अंदर ड्रीम कर रहा था और हम व्यूअर्स यहाँ ल्यूक के ड्रीम को देखना शुरू करते हैं। ल्यूक अपने ड्रीम में देखता है कि उसकी फ्रेंड जोई उसके साथ थी और वो दोनों एक होटल रूम लेते हैं, जहाँ वो कई दिनों तक रह सकते थे। जोई ल्यूक से बोलती है कि अब वो लोग हमेशा के लिए क्लीन हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें एक आखिरी बार ड्रग्स लेनी होगी। ल्यूक बार बार मना करता है, लेकिन जोई ड्रग्स ले लेती है, जिससे उसकी आंखें गल के बाहर आ जाती है और ल्यूक रियलाइजेस कि उसने ड्रीम्स देखते देखते खुद के आर्म में रैट पॉइजन डाल लिया है। जब उसने रैट पॉइजन डाला था तभी स्टीव कमरे के अंदर आया था और पॉपी के घोस्ट ने स्टीव को ड्रीम स्टेट में भेज दिया था। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि शर्ली और थियो भी इस हिल हाउस में आ चुके थे और पॉपी की घोस्ट शर्ली को ड्रीम स्टेट में भेज देती है। ड्रीम में जाने के बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कई सालों पहले शर्ली एक बिजनेस ट्रिप पे गई थी, जहां उसे एक इंसान मिला था और ये वही इंसान है जिसे शर्ली अक्सर अपने विजन्स में ग्लास उठाते देखती थी। वो इंसान बार में शर्ली के साथ फ्लर्ट किया था और शर्ली उसे इग्नोर करती है बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। लेकिन शर्ली को पता चलता है कि वो इंसान भी मैरिड है, विच ल्यूअर्स हर इन, और शर्ली ने उस इंसान के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। शर्ली ने ये बात अपने पति को आज तक नहीं बताई थी और उसके ड्रीम में वो इंसान शर्ली को ये बोल के हॉन्ट करता है कि शर्ली ने अपने पति से अपने गैर संबंध के बारे में छुपाया है, जबकि वो इस बात पे काफ़ी गुस्सा हुई थी जब उसने अपने पति और थियो को एक कमरे में देखा था। अपने ड्रीम में शर्ली वॉज फीलिंग बैड अबाउट हर सेल्फ और उसको ये रियलाइज करवाया जा रहा था कि शी हैज़ टू लुक एट हर सेल्फ। वो खुद के बॉडी को एक कास्केट में पाती है और उसकी बॉडी उठ के खुद के चेहरे को नोचने लगती है। इससे पहले शर्ली इसमें फंस जाती, नेल वहाँ आके उसे भी रियल वर्ल्ड में वापस लाती है। शर्ली भी ल्यूक और स्टीव की तरह रेड रूम के अंदर फंसी हुई थी। अब बारी थी थियो के ड्रीम की और उसके ड्रीम में हम लोग थियो और उसकी गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं। थियो बताती है कि बचपन में उसकी माँ ने उसे एक बार मारा था जब थियो ने पत्थर फेंक के ग्रीन हाउस के कांच को तोड़ दिया था, जो उसकी माँ एक क्लाइंट के लिए बनाई थी। थियो वॉज डीपली अफेक्टेड बाय दिस और बहुत सोच समझकर उसने दोबारा पत्थर फेंका। इस बात पे थियो की गर्लफ्रेंड बताती है कि फियर और गिल्ट सिस्टर्स हैं। जब एक इंसान डरा होता है तो उसके अंदर गिल्ट फीलिंग आती है और उस फीलिंग से वो इंसान धीरे धीरे पागल होता चला जाता है। वो एक आदमी की कहानी बताती है जिसके अंदर फियर और गिल्ट यानी कि डर और ग्लानि की भावना थी और वो उनसे बचने के लिए अपने आसपास एक दीवार बना लिया था। लेकिन फियर और गिल्ट तब भी उसके साथ थे और वो इंसान दीवार के पीछे से डरते हुए कई बार स्क्रैच किया, लेकिन वो वहाँ फंस चुका था। उसके स्क्रैच ऐसे थे मानो दीवार के पीछे कुछ चूहे दौड़ रहे हों और वो खुद को एकदम छोटा महसूस करने लगा। लेकिन ये सब उस इंसान की बस एक ड्रीम थी, क्योंकि ड्रीम से उठने के बाद वो काफ़ी लंबा हो चुका था।
थियो के अंदर भी फियर और गिल्ट है और अगर वो अपने ड्रीम से उठेगी तो शी विल ओवरकम इट। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वहाँ कई घोस्टली हैंड थियो को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे नेल आके उसे उसके ड्रीम से बाहर निकालती है। ये टॉल मैन की कहानी शायद विलियम की कहानी थी जिसकी स्केलेटन ह्यू को दीवार के पीछे मिली थी और वो टॉल मैन घोस्ट विलियम का घोस्ट था। दोस्तों, ये रेड रूम इन चारों को ड्रीम में भेजकर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा था जो इनके ज़िंदगी की सबसे डरावनी या फिर सबसे ज़्यादा गिल्ट फीलिंग वाली घटनाएं हो, ताकि ये लोग उसमें फंस के खुद को जान से मार डालें। लेकिन ऐन वक्त पे नेल की घोस्ट ने सभी को इस ड्रीम स्टेट से बाहर निकाल लिया था और ये चारों रेड रूम के अंदर फंसे थे। ल्यूक अब भी मर रहा था क्योंकि उसके शरीर के अंदर रैट पॉइजन थी और हम उसे वापस एक ड्रीम के अंदर पहुंचते देखते हैं जहां ओलिविया, नेल और एबिगेल टी पार्टी कर रहे होते हैं। ओलिविया ल्यूक को वहां बैठ के चाय पीने बोलती है, लेकिन छोटी नेल वाज टेलिंग हिम टू गो। ओलिविया काफ़ी कोशिश करती है कि ल्यूक यहीं रुक जाए, लेकिन नेल की घोस्ट उसे वापस रियल वर्ल्ड में लाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब ये चारों होश में आ चुके थे और ये लोग वहाँ नेल की घोस्ट को देखते हैं। नेल बताती है कि रेड रूम इस घर के पेट की तरह है जहाँ आया तो हर कोई है लेकिन कोई इसे पहचान नहीं पाया। ये रूम इंसान के हिसाब से शेप बदलता है एंड दिस वॉज ए डांस रूम फॉर थियो। यही वजह है कि बचपन में जब नेल और शर्ली इस कमरे को खोल रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि अंदर कोई है, क्योंकि उस वक्त रूम के अंदर थियो अपने डांस रूम में थी। नेल के लिए ये एक टॉय रूम था जहां उसे टी सेट मिली थी। ओलिविया के लिए ये रीडिंग रूम था जहां वो पॉपी से मिली थी और पॉपी के लिए ये ड्रेसिंग रूम था। स्टीव के लिए इट वॉज ए गेम रूम, शर्ली के लिए इट वॉज ए फैमिली रूम और ल्यूक के लिए इट वॉज ए ट्री हाउस। ये घर एक मॉन्स्टर की तरह है जो इंसानों को डाइजेस्ट करता है और ये रेड रूम अपना शेप बदलता है ताकि लोग चुपचाप इसमें अपना समय बिताएं ताकि मॉन्स्टर कैन डाइजेस्ट देम। नेल इन्हें समझाती है कि उनके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो उनकी गलती नहीं थी और उन्हें सभी को माफ़ कर देना चाहिए। इसके अलावा ल्यूक को अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना है ताकि वो इस घर के चंगुल से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स ह्यू को इस रेड रूम के बाहर देखते हैं जहां उसे पॉपी की घोस्ट दिखती है। वो ह्यू को एक पोएम सुनाती है एंड देन वहां ओलिविया की घोस्ट आती है जो उसे वहां से जाने को बोलती है। ओलिविया बहुत खुश थी कि उसका पूरा परिवार इस घर में वापस आ गया है, लेकिन ह्यू उसे समझाते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को रेड रूम से जाने नहीं देगी तो ये घर उन्हें हमेशा के लिए यहाँ फंसा लेगा। ओलिविया के हिसाब से घर के बाहर की दुनिया खराब है, लेकिन ह्यू उसे समझाते हैं कि घर के अंदर तो कोई दुनिया ही नहीं है। ओलिविया के हिसाब से उनके बच्चे नींद से उठ रहे हैं, लेकिन ह्यू उसे समझाते हैं कि असल में वो मर रहे हैं। ओलिविया बोलती है कि ये उसकी फॉरएवर हाउस है और उनके बच्चों को कोई बुरी चीज़ अब छू तक नहीं सकती, लेकिन ह्यू कहते हैं कि अगर वो यहाँ रुके तो उनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं होगा। ह्यू ओलिविया को किसी तरह कन्विंस करके रेड रूम का दरवाज़ा खुलवाते हैं और दरवाज़ा खुलते ही सभी लोग ल्यूक को लेके इस घर से बाहर निकलते हैं। थियो और शर्ली ल्यूक को हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं और ह्यू स्टीव को अपने साथ वापस इस घर के अंदर कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं। स्टीव हिल हाउस के उस आखिरी रात की सीन देखता है जब ओलिविया ने खुद की जान ले ली थी। ह्यू अपने बच्चों को सेफ लोकेशन पे पहुंचाकर वापस इस घर में आए थे जहां उन्हें अपनी बीवी मृत अवस्था में मिली थी। डडलीज भी वहां थे और हम भी उसको पता चलता है कि एबिगेल असल में डडलीज की दूसरी बेटी थी जिन्हें वो अपने घर में ही रखते थे। उस रात एबिगेल हिल हाउस में ल्यूक के साथ छुपकर खेलने आ गई थी एंड शी डाइड क्योंकि ओलिविया ने उसे रैट पॉइजन वाली चाय पिला दी। यहाँ हमें इस घर के बारे में पता चलता है कि जो कोई भी इस घर में मरता है उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर फंस जाती है। हर रात ये आत्माएं इस घर में घूमती है एंड कोई नॉर्मल पीपल भी इन्हें देख सकता है। ह्यू इस घर को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन डडलीज उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं ताकि वो लोग हर रात यहाँ आकर अपनी बेटी एबिगेल की घोस्ट से मिल सकेंगे। बदले में डडलीज हमेशा के लिए ह्यू के बच्चों से सच्चाई को छुपाएंगे और वो लोग हमेशा के लिए इस घर को खाली कर देंगे, जिससे ये घर इंसानों के लिए तड़पता रहेगा। स्टीव इन सीन्स को देखकर शॉक में था और हम व्यूअर्स वहाँ ह्यू की डेड बॉडी देखते हैं। इट मीन्स कि आज ह्यू ने अपनी जान दे दी ताकि वो अपने बच्चों को छुड़ा सके और वो भी अब हमेशा के लिए इस घर के अंदर फंस चुके थे। वो अपनी बीवी ओलिविया और अपनी बेटी नेल के साथ रेड रूम में चले जाते हैं और हम व्यूअर्स स्टीव को ये घर छोड़ के जाते देखते हैं। जब स्टीव इस घर से निकल रहा था तो उसके पीछे इस घर के ढेर सारे घोस्ट्स थे। इसके बाद सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि सबकी लाइफ एकदम ठीक हो जाती है और सभी लोग अपनी बातों को अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कर रहे थे।
शर्ली ने अपने पति को अपनी वन नाइट स्टैंड के बारे में बता दिया था और स्टीव भी अपनी पत्नी के साथ मिल चुका था। इसके अलावा 2 साल बाद हम देख पाते हैं कि ल्यूक वॉज 2 years क्लीन नाउ और सभी लोग एक साथ होकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। दूसरी तरफ जब मिसेस डडली बुढ़ापे से मरने वाली होती हैं तो मिस्टर डडली उन्हें हिल हाउस में ले आते हैं ताकि इवन शी कैन लिव फॉरएवर एज ए घोस्ट इन द हाउस। एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आई नो आपके मन में हज़ारों सवाल उठ रहे होंगे, तो प्लीज़ काम डाउन, क्योंकि अब मैं आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर करते हुए इस सीरीज़ की मेनी डिफरेंट थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला सवाल जो आप में से कई लोगों के दिमाग में होगा कि इस सीरीज़ का मेन विलन कौन है, हिल हाउस या पॉपी? इसका जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हिल हाउस ही इस सीरीज़ का मेन विलन है और पॉपी तो बस इस हिल हाउस में रहने वाली कई घोस्ट्स में से एक है जो कि बाकियों से ज़्यादा एविल है। दोस्तों, हिल हाउस एक मॉन्स्टर की तरह है और इस घर के अंदर जाने वाले लोगों को ये हाउस अपने पास हमेशा के लिए कैद कर लेता है। रेड रूम इस मॉन्स्टर का पेट है जो लोगों के हिसाब से अपना शेप बदलता है और वो उन्हें घंटों वहाँ बिजी रखता है ताकि वो उन्हें डाइजेस्ट कर सके। इस रेड रूम के अंदर जाने की चाबी किसी के पास नहीं थी, लेकिन क्रेन परिवार के सभी लोग इस रूम के अंदर अपने माइंड से जा पाते थे। आप अगर गौर से देखेंगे तो रेड रूम की स्ट्रक्चर सभी लोगों के लिए ऑलमोस्ट सेम थी। जहां आपको ये खिड़की दिखेगी लेकिन रूम के अंदर की चीज़ें अलग लोगों के लिए अलग होती थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि ह्यू कभी इस रेड रूम के अंदर क्यों नहीं जा पाए और उनके लिए इस रूम ने कोई शेप क्यों नहीं लिया? मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यू पहले से ही इस घर को ठीक करने में पूरी तरह से इन्वेस्टेड थे और उन्हें बाकियों की तरह कोई ऑफ टाइम नहीं चाहिए था। कई बार इस घर में अपने आप मोल्ड आता था और ह्यू उसे फिक्स करने में लगे रहते थे, तो उनका ध्यान तो ये घर ऑलरेडी अपनी तरफ खींचे हुए था, जिसकी वजह से इस घर को उन्हें रेड रूम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब दूसरा सवाल ये है कि हिल हाउस लोगों को फ्यूचर कैसे दिखा पा रहा था? इसका जवाब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप सभी को देना चाहूँगा। इमेजिन करिए कि आपकी ज़िंदगी एक डोमिनो की लाइन की तरह है जहाँ इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड इट एंड्स ऑन डेथ। बीच में कई स्टेजेस हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का अगला पल तभी आएगा जब आपने पिछले पल को जी लिया होगा। मतलब अगला डोमिनो तभी गिरेगा जब पिछला डोमिनो गिर चुका होगा। लेकिन एक कोई अनजान शक्ति आपके लाइफ में आती है जिसके पास ऐसी ताकत है कि वो किसी भी एक डोमिनो को उठाकर आपकी तरफ फेंक दे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी की फ्यूचर देख पाओ। दोस्तों, ऐसे ही कुछ पावर इस हिल हाउस के पास थी जहां वो किसी भी इंसान को उसकी फ्यूचर या पास्ट दिखा सकता था और ये घर लोगों को सिर्फ उनके फ्यूचर की बुरी बातें को दिखाता था ताकि वो हमेशा के लिए यहीं पे कैद हो जाए। इन शॉर्ट, हिल हाउस के अंदर टाइम इज नॉट लीनियर एंड इट वॉज मैनिपुलेटेड। तीसरा सवाल ये है कि घोस्ट क्रेन फैमिली को उनकी ज़िंदगी में अब तक क्यों हॉन्ट कर रहे थे? दोस्तों, इसका जवाब भी काफ़ी सिंपल है क्योंकि हमने इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में देखा कि ओलिविया की घोस्ट अब तक अपने बच्चों को हमेशा के लिए घर में रखना चाहती थी और अगर आप इस पूरे सीरीज़ पे ध्यान देंगे तो ज़्यादातर वह क्रेन्स के बच्चों को ओलिविया ही हॉन्ट कर रही थी। कुछ दूसरे घोस्ट भी इन 5 भाइयों और बहनों को दिखे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओलिविया के ही घोस्ट थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, नेल की घोस्ट हमेशा अपने परिवार को एक साथ और इस हिल हाउस से दूर देखना चाहती थी क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ सुनहरे पल इस हिल हाउस के बाहर बिताए थे एंड शी वांटेड कि उसकी तरह बाकी लोग भी इस हिल हाउस में हमेशा के लिए ना फंस जाएं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। अगर ढेर सारे न्यू क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इस वीडियो पे एक फॉलो अप Q&A वीडियो ज़रूर लाऊंगा। नाउ इट्स टाइम फॉर सम इंटरेस्टिंग थ्योरीज एंड ईस्टर एग्स। तो दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर फैन थ्योरी टम्बलर पे आई थी जहां एक इंसान का कहना था कि क्रेन परिवार के 5 बच्चे 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक क्रेन परिवार का हर एक बच्चा ग्रीफ का किसी एक स्टेज से गुजर रहा था। स्टीव रिप्रेजेंट्स डिनायल क्योंकि वो पैरानॉर्मल चीज़ों को देखते हुए भी उन पे भरोसा नहीं कर रहा था और वो सच को डिनाई करता था। शर्ली रिप्रेजेंट्स एंगर क्योंकि वो हमेशा सब पे गुस्सा होते रहती थी। थियो रिप्रेजेंट्स बार्गेन क्योंकि वो हमेशा उन चीज़ों का जवाब ढूंढती रहती थी विच वॉज अनएक्सप्लेन्ड। ल्यूक रिप्रेजेंट्स डिप्रेशन क्योंकि ही बिकेम ए ड्रग एडिक्ट और नेल रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेंस क्योंकि नेल ने ही सिर्फ इस हिल हाउस को ढंग से समझ के अपने फेट को एक्सेप्ट किया था। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फैन थ्योरी को डायरेक्टर माइक ने सही बताया है और अब ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक सीरीज से जुड़ी फैक्ट है। नाउ सेकेंड थ्योरी सजेस्ट करती है कि नंबर 7 इन लोगों को सेफ रखती है।
इस सीरीज के 4th एपिसोड में ल्यूक बोलता है कि वो घोस्ट्स को दूर रखने के लिए 1 से 7 तक काउंट करता है बिकॉज 7 रिप्रेजेंट्स देयर फैमिली। इस सीरीज के एंड में क्रेन फैमिली के 3 लोग मारे जाते हैं, लेकिन एंडिंग सीन में हम व्यूअर्स वापस से 7 लोगों को साथ देखते हैं, विच प्रूव्स द थ्योरी दैट 7 कीप्स देम सेफ। नाउ अगली थ्योरी इज अबाउट द ब्लैक मोल्ड जो हमेशा ल्यूक के घर में जमा हो जाती थी। अगर आप इस पूरी सीरीज पे ध्यान देंगे तो यू विल डिस्कवर कि जब भी ब्लैक मोल्ड ज़्यादा रहता था तब ओलिविया भी ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल होती थी। इट मीन्स कि ब्लैक मोल्ड ज़्यादा होने से ये घर अपने विक्टिम को ज़्यादा अनस्टेबल कर देता था। अब दोस्तों द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में आपने कई घोस्ट देखे होंगे और यहाँ हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि ये ज़रूरी नहीं कि घोस्ट कोई मरा हुआ इंसान ही हो। अ घोस्ट कैन बी एनीथिंग, कोई बुरी याद, कोई ऐसी चीज़ जो आपने करी हो, आपकी सोच, आपकी कोई सीक्रेट या फिर आपकी कोई विश। हर वो चीज़ जो आपको डरा के आपके अंदर गिल्ट फीलिंग भर दे वो एक घोस्ट है। एग्जाम्पल, शर्ली का घोस्ट था वो इंसान जो हमेशा उसे देखकर अपनी ग्लास उठाता था, बट ही वॉज नॉट डेड इन रियल लाइफ। इट वॉज हॉन्टिंग शर्ली बिकॉज उसे अपनी इस हरकत से काफ़ी डर और ग्लानी की भावना थी। सो ए घोस्ट कैन बी एनीथिंग। अब दोस्तों आपने इस सीरीज में विलियम हिल की कहानी सुनी जहां हमें उसके गिल्ट और फियर के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से वो खुद को ही दीवार के अंदर बंद कर लिया था। लेकिन इस सीरीज में ये नहीं बताया गया कि विलियम के अंदर किस बात का डर या फिर गिल्ट था। दोस्तों अगर आप पॉपी और ओलिविया की कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुनेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि विलियम के कई नाजायज संबंध थे। कई लोगों का ये तक मानना है कि विलियम का अफेयर अपनी बाई के साथ भी था और मिस्टर डडली विलियम के ही बेटे थे। अपनी पत्नी पॉपी के होते हुए विलियम वॉज हैविंग एन अफेयर और उसके अंदर की सबसे बड़ी गिल्ट और फियर यही थी। हिल हाउस ने उनके इस फियर को और भी बढ़ा दिया जिसकी वजह से ही किल्ड हिमसेल्फ। अब अगर हम पॉपी की बात करें तो वो हमेशा से ही पागल थी एंड शी वॉज प्योर इविल। लोगों का मानना था कि पॉपी ने खुद अपनी बेटी को पानी में डुबाकर मार डाला था एंड देन उसने अपने विकलांग बेटे की जान भी दीवार पे सर पटक के ले ली थी। उसे लग रहा था कि वो अपने बच्चों को नींद से जगा रही है, लेकिन रियलिटी में उसने अपने बच्चों को जान से मार डाला था। इससे रिलेटेड और भी कई थ्योरीज है, बट आई पर्सनली बिलीव इन दिस वन। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेड रूम हर इंसान के लिए अलग था और हर इंसान का रेड रूम में कोई ना कोई रेड सामान ज़रूर था। फॉर ओलिवियाज रीडिंग रूम इट वॉज अ रेड चेयर। नेल के प्ले रूम में हम व्यूअर्स एक रेड सूटकेस देख पाते हैं। स्टीव के गेम रूम में रेड बीन बैग था। शर्ली के रेड फैमिली रूम में एक रेड ब्लैंकेट थी। थियो के रेड रूम में टीवी पे चल रही वीडियो रेड थी और ल्यूक के रेड रूम में एक रेड ट्रक रखा हुआ था। नॉट ओनली दैट, जब क्रेन्स के बच्चे फाइनल एपिसोड में रेड रूम में फंस जाते हैं तो वो सब एक ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं और इस ड्रीम वर्ल्ड में भी सभी ने कुछ ना कुछ रेड पहन रखा था। स्टीव ने रेड जैकेट पहन रखा था, ल्यूक ने एक रेड चक्स पहन रखा था, शर्ली वॉज वियरिंग ए रेड शर्ट और थियो की गर्लफ्रेंड वॉज वियरिंग ए रेड लॉन्चरे। दिस थ्योरी ओपन्स अप एन ऑल्टरनेट एंडिंग क्योंकि सीरीज की लास्ट सीन में हम 7 लोगों को एक रेड केक के पास देखते हैं, विच माइट सजेस्ट कि ये सभी अब तक उस रेड रूम में फंसे हैं, विच मीन्स कि उस घर ने फाइनली इन सभी को कंज्यूम कर लिया है। अब दोस्तों मैं पर्सनली इस थ्योरी में नहीं मानता हूँ, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी ज़रूर है। यहाँ तक कि इस बात को कई लोगों ने डायरेक्टर माइक से भी पूछा था, लेकिन माइक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज से जुड़ी और भी कई थ्योरीज हैं, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आई विल रेस्ट इट हियर। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।